हेलो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट फॉर लैब असिस्टेंट। इस लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे और इस लेक्चर से आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं लैब असिस्टेंट के लिए वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इससे कर सकेंगे आप थ्योरी के या फिर न्यूमेरिकल्स के सारे, और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सॉलिड हैव डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम और शेप जो है डिफाइन रहता है, वह चेंज नहीं होता है। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड विद स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वे पास पास रहते हैं और ये कनेक्टेड रहते हैं स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स के जरिए। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड हैव हाई डेंसिटी। ये क्या है, और ज़्यादा इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात याद रखनी है। सॉलिड के जो पार्टिकल हैं इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। जैसे आप अपने आसपास देखते हैं आयरन हुआ या फिर कोई भी प्लास्टिक की चीज़ हुई, है ना, ये सारे क्या सॉलिड है। ग्लास हुआ, ये सारे सॉलिड हैं, ठीक है। सॉरी, ग्लास तो क्या सुपर कूल्ड है ना, सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं ग्लास को, ठीक है। डिफ्यूजन इज वेरी स्लो, बहुत स्लो डिफ्यूजन होता है सॉलिड के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड की प्रॉपर्टी देख ली, यही प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, वॉल्यूम और शेप वगैरह जो है कांस्टेंट रहता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और दूसरा एमोर्फस सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं कि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वह ऑर्डर्ड होता है, यानी कि जो जैसे कोई भी सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे आयरन हुआ या फिर सोडियम हुआ, ये है ना, ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। इनका जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वह क्या हुआ, ऑर्डरली अरेंज्ड हैं। इनके पार्टिकल एक ऑर्डर में होते हैं बिल्कुल। जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं जैसे सोडियम का या एल्युमिनियम का, तो इनके जो पार्टिकल होते हैं वो, या फिर जो आप खाते हैं NaCl नमक, उसके जो पार्टिकल हैं वे इस प्रकार से अरेंज रहते हैं एक ऑर्डर में। अगर हम इनको काटेंगे तो ये शार्पली कट जाएंगे, लेकिन जो एमोर्फस होता है उसके ऐसे ही अरेंज रहते हैं, ऑर्डर में अरेंज नहीं होते पार्टिकल। जैसे रबड़ हुआ, है ना, ये एमोर्फस सॉलिड है, इनको काटेंगे तो शार्प एज नहीं मिलेगा इसका, ठीक है। देखो, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, ऑर्डरली अरेंज रहते हैं, एक सीक्वेंस में अरेंज रहते हैं क्रिस्टलाइन के। लेकिन जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं उनके जो पार्टिकल है इरेगुलर शेप में होते हैं, कैसे भी अरेंज रहते हैं। क्रिस्टलाइन ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मतलब क्लासिफिकेशन में क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एमोर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये पढ़ लेनी है, ठीक है। इसमें से ही थियोरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड होता है, मतलब लंबे मतलब जो पार्टिकल है उनका जो रेंज है लॉन्ग रहता है, लेकिन इनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहता है। थोड़ी सी, जैसे इनमें तो लगातार यही ऑर्डर फॉलो होगा लॉन्ग रेंज तक, ठीक है। लेकिन इनमें जैसे पहले ऐसे कुछ शॉर्ट टाइम तक ऑर्डर रिया, फिर उसके बाद दूसरा ऑर्डर फॉलो होने लग जाएगा, ये इस प्रकार से ऊपर नीचे हो जाएंगे इसके एटम्स। फिर यहाँ पर कुछ और फॉलो हो जाएगा, यहाँ पर कुछ छोटे आ जाएंगे, यहाँ बड़े आ जाएंगे पार्टिकल। इस प्रकार से इसमें ना शॉर्ट टर्म के लिए ही थोड़ा सा ऑर्डर दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो इस पार्टिकल्स का जो ऑर्डर है वह चेंज हो जाएगा। ये यही है शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड होता है ये एमोर्फस। और क्रिस्टलाइन क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन का, कि फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसी मेल्टिंग पॉइंट पर ये जो है पिघलेगा, ठीक है, मेल्ट होगा। लेकिन एमोर्फस सॉलिड क्या है, ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे हम किसी को भी, जैसे कि प्लास्टिक को अगर गर्म करते हैं या रबड़ को, तो पहले धीरे धीरे वह इंसुलेट करता है हीट को, लेकिन थोड़ी देर बाद धीरे धीरे पहले पिघलेगा, हल्का होगा, फिर उसके बाद जलने लगेगा। तो इस प्रकार से ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। एनाइसोट्रोपिक होता है नेचर, ठीक है, और ये जो होता है आइसोट्रोपिक होता है नेचर में एमोर्फस। ऑन कटिंग विद ए शार्प नाइफ दे गिव शार्प एंड स्मूथ एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। एंड ये जो है एमोर्फस व्हेन कट विद ए शार्प एज टूल दे कट इनटू टू पीसेस विद इरेगुलर सरफेस। और क्रिस्टलाइन जो होते हैं वे डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन की जो एंथैल्पी है फ्यूजनों की वे डेफिनेट होती है और कैरेक्टरिस्टिक होती है। और जो एमोर्फस होते हैं आल्सो कॉल्ड स्यूडो सॉलिड बोलते हैं इनको। इनकी जो एंथैल्पी है डू नॉट हैव डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन।
एमोरफस। और ये क्या होते हैं, इनको और क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, बिकॉज हैव टेंडेंसी ऑफ फ्लो, धीरे धीरे फ्लो होने की टेंडेंसी रखते हैं, इस कारण से इनको सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। जैसे कि जो ग्लास होता है, पुराने घरों में जो ग्लास लगे हुए होते हैं शीशे, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या है, उनकी जो मोटाई है नीचे की साइड बढ़ती रहती है, ठीक है। ये रहे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है। अब हम एमोरफस और क्रिस्टलाइन में देख लिया, अब हम देखेंगे यहाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स में डिवाइड रहते हैं। ये एनसीईआरटी का जो है टेबल है, ठीक है। एक तो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। दूसरा होता है लिक्विड आयोनिक सॉलिड, आयोनिक दिख रहा है ना, आयोनिक सॉलिड। तीसरा होता है मेटेलिक। और चौथा होता है कोवेलेंट। और इनको नेटवर्क सॉलिड भी बोल सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है, इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और बॉन्डिंग या फिर अट्रैक्टिव जो फोर्स होता है इनके बीच में क्या होता है, डिस्पर्सन और लंदन फोर्स होता है, या फिर डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये सारे किस्में होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड में। अब ये जो अलग अलग ये फोर्स लग रहे हैं, ये अलग अलग के हिसाब से, क्योंकि मॉलिक्यूलर जो सॉलिड है वह भी 3 टाइप में है, एक नॉन पोलर होता है, एक पोलर और एक हाइड्रोजन। नॉन पोलर के अंदर तो क्या है, डिस्पर्सन या फिर लंदन फोर्स लगता है। पोलर के अंदर सीधी सी बात है, हम जानते हैं डाइपोल लगता है। और हाइड्रोजन बॉन्डेड जो होता है उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इनके एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे नॉन पोलर जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर, नॉन पोलर जो है जैसे आर्गन हो गया, CCl2 हो गया, ठीक है। ये क्या है, नॉन पोलर हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं है ये, ठीक है। और जो इनमें क्या है, जैसे I2 हो गया, ये नॉन पोलर है, H2 हो गया, CO2 हो गया। लेकिन जो है पोलर कौन से हैं, जिनके अंदर पोलरिटी आ जाती है, डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, जैसे HCl, इसमें डाइपोल बन रहा है H+ Cl-, तो ये जो है डाइपोल बनता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ना, तो डाइपोल इंट्रैक्शन बन रहा है। SO2 ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड किस में बनता है, H2 में बनता है, आइस जैसे हो गया, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब फिजिकल नेचर क्या होते हैं, ये जो मॉलिक्यूलर जो है सॉलिड हैं, नॉन पोलर और पोलर बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है थोड़े से हार्ड होते हैं, जैसे आइस थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। इनके कंपैरिजन में हार्ड है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखें तो ये जो हैं मॉलिक्यूलर जो हैं सारे इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। मेल्टिंग पॉइंट जो नॉन पोलर है उनका बहुत लो होता है, पोलर का लो होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, उनका भी लो होता है, लेकिन जो पोलर होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा लो होता है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया, मॉलिक्यूलर सॉलिड देख लिया, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के ये एग्जांपल हैं, ये याद रखना। ये तो क्या है, नॉन पोलर, ये पोलर हैं, और ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड। दूसरा आता है आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं आयन होते हैं, जैसे NaCl हो गया, तो ये आयन है, Na+Cl-, ये आयन है। तो आयन्स होते हैं आयोनिक सॉलिड के अंदर। ये क्या है, कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है, ये फोर्स होता है इनमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स कौन सा होता है, कोलम्बिक बोल सकते हैं, या कूलाम का फोर्स, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे NaCl, MgO, ZnS, CaF2। ये क्या है, ये सारे के सारे ये जो साल्ट है, NaCl, MgO, ZnS, CaF2, ये सारे के सारे क्या है, आयनिक सॉलिड हैं, ठीक है। ये हार्ड होते हैं बट ब्रिटल होते हैं, मतलब अगर हम इसे हैमर से चोट दें तो ये फूट जाएंगे, मतलब बिखर के टूट जाएंगे। ब्रिटल होते हैं, हार्ड होते हैं पर ब्रिटल होते हैं। जैसे आपने नमक देखा हो, ढेली वाला नमक देखा हो, वो आयनिक सॉलिड है, ठीक है, वो आयनिक सॉलिड है। आयनिक सॉलिड हो गया, इसमें क्या है, ये इंसुलेटर होते हैं इन सॉलिड फॉर्म में, ये इंसुलेटर होते हैं, पर बट कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस स्टेट। जैसे कि अगर हम NaCl लेकर आएँ, नमक जो होता है ढेली वाला, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर इसे हम गर्म कर दें, इसे पिघला दें, तो मोल्टन स्टेट में क्या है, इसकी जो वो
आयंस है वो फ्री हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे। और एक्वस सॉल्यूशन में अगर NaCl को वाटर के अंदर डिजोल्व कर दे तो भी है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं कर पाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत हाई होता है, मतलब हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, हाई होता है। मेटेलिक सॉलिड कौन से होते हैं? इनके अंदर क्या पॉजिटिव आयंस NaC ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये सॉलिड मेटेलिक होते हैं, मतलब Fe है जैसे मान लेते हैं तो इसके चारों ओर क्या इलेक्ट्रॉन्स का C होता है, ऐसे ही फिर दूसरा Fe होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन का C होता है। तो इसका कहने का मतलब ये होता है मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं ये क्या पॉजिटिव आयन होते हैं NaC ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइज हो सकते हैं, यहाँ से उधर जा सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन। उसके जो इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन का जो C होता है उसके अंदर जो है आयनिक पॉजिटिव आयंस होते हैं, उस वो क्या बनाते हैं मेटेलिक सॉलिड बनाते हैं। मेटेलिक बॉन्ड होता है इनके बीच में, इनके बीच में क्या होता है मेटेलिक बॉन्ड होता है। और ये इनके एग्जांपल क्या हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, Ag सिल्वर हो गया और मैग्नीशियम हो गया। ये क्या है इसके एग्जांपल है मेटेलिक सॉलिड के। ये हार्ड होते हैं बट मेलिएबल होते हैं एंड डक्टाइल होते हैं, कंडक्टिविटी कर सकते हैं। डक्टाइल मतलब इनके तार बनाए जा सकते हैं, ठीक है। 1 ग्राम गोल्ड से पता है 1 किलोमीटर तक का वायर खींचा जा सकता है, ठीक है। तो ये डक्टाइल नेचर होती है। और मेलिएबल होते हैं मतलब इनको पीट कर पतली जो है सीट के फॉर्म में बनाया जा सकता है, ठीक है। तो मेलिएबल होते हैं, ये हार्ड तो होते हैं लेकिन मेलिएबल एंड डक्टाइल भी होते हैं साथ में। दूसरा कंडक्टर होते हैं इन सॉलिड स्टेट में एज वेल एज मोल्टन स्टेट में, यानी कि अगर ये सॉलिड हैं तो सॉलिड स्टेट में भी कंडक्टर होते हैं, क्योंकि ये किसके अंदर होते हैं C ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, तो अगर इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी देंगे हम तो इलेक्ट्रॉन इजीली इधर से उधर जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे। और मोल्टन स्टेट में भी कंडक्ट कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी। और ये फेयरली हाइट जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट रहता है, अच्छा खासा मेल्टिंग पॉइंट रहता है। अब आते हैं लास्ट कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं इनको। कोवेलेंट सॉलिड कौन से होते हैं या फिर नेटवर्क सॉलिड? इनके अंदर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है कोवेलेंट का एटम्स होते हैं, ठीक है। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जैसे SiO2, ठीक है, SiO2 हो गया, या फिर क्वार्ज हो गया, क्वार्ज, SiO2 को क्वार्ज ही बोलते हैं, है ना। SiC या कार्बन जैसे डायमंड हो गया खुद, है ना, वो खुद कार्बन का बना हुआ है। और ये ग्रेफाइट हो गया कार्बन का। ये क्या होते हैं हार्ड होते हैं। कोवेलेंट जो सॉलिड होते हैं नेटवर्क सॉलिड क्या होते हैं हार्ड होते हैं, लेकिन इनमें से एक एक्सेप्शन क्या है सॉफ्ट कौन सा है? ग्रेफाइट जो है वह सॉफ्ट होता है, ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड है, नेटवर्क बनाकर ही बनता है कार्बन का नेटवर्क, वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। बाकी सब हार्ड होते हैं और ये इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, ये इंसुलेटर होते हैं। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है एक्सेप्शनली, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, वेरी हाई होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है 4 टाइप्स के होते हैं वो हमने देख लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ देख ली, मेल्टिंग पॉइंट देख लिया, उनकी जो है एग्जांपल्स देख लिए कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, आयनिक सॉलिड होते हैं, मेटेलिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड, 4 प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्रिस्टल लैटिस एंड स्पेस लैटिस, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? जो ये सॉलिड्स वगैरह हम देखते हैं तो ये इनका जो एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है, इसके अंदर एटम होते हैं तो वो एटम कैसे अरेंज होते हैं वो हम देखेंगे। और उनका जो अरेंजमेंट होता है 3D में जब हम देखते हैं उसे क्या बोलते हैं? लैटिस बोलते हैं। लैटिस की फॉर्म में बने होते हैं, मतलब आपस में कैसे एक एटम के ऊपर दूसरा एटम अरेंज्ड है, ठीक है। तो वो कैसे लैटिस बना रहे हैं, कैसे अरेंज हैं, उसे क्या बोलेंगे? लैटिस बोलेंगे, ठीक है, उसे लैटिस बोलते हैं। कैसे जो है एटम्स एक उस फॉर्म में अरेंज हैं, ठीक है। यहाँ से अच्छे से नहीं बन पाया तो उसे लैटिस बोलते हैं। तो देखो यहाँ से देखते हैं लैटिस क्या होता है। द 3 डायमेंशनल ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट या फिर एटम, लैटिस पॉइंट या और एटम्स का
या आयंस का, ये लेटेस्ट पॉइंट एटम्स आयंस ये हो सकते हैं, या फिर मेटल, ठीक है, ये हो सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। स्पेस के अंदर कैसे अरेंज रहते हैं, उस सॉलिड के अंदर कैसे अरेंजमेंट होता है एटम्स का, या फिर जो लैटिस पॉइंट है उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस बोलते हैं। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस है जैसे ये कोई क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, इसकी जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, यूनिट सेल है, जो क्या बनाती है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल के बिल्डिंग ब्लॉक बनाती है, यानी कि क्रिस्टल को बनाती है, वह क्या है, यूनिट सेल है, ठीक है। तो जैसे ये कोई क्रिस्टल है, ये मान लेते किसी का भी क्रिस्टल है, NaCl का है, किसी भी चीज़ का क्रिस्टल है, तो इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट रही, ये रेड से जो हो रही है, ये क्या है, एक यूनिट है। ये ऐसी यूनिट मिलकर के पूरा क्रिस्टल बना रही है, पूरा जो है मॉलिक्यूल का, सॉलिड का क्रिस्टल बना रही है। तो जैसे ये जो है हम इधर बाहर निकाल के बना दिए, जैसे ये है, तो ये क्या है, एक यूनिट है। ऐसी यूनिट मिलकर के पूरा लैटिस बनाती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक यूनिट है। ऐसी बहुत सारी यूनिट मिलकर के पूरा क्रिस्टल बनाती है। मान लेते जैसे NaCl या कोई किसी का भी जो है क्रिस्टल बनाती है, पूरा सॉलिड फॉर्म बनाती है, ऐसी छोटी छोटी यूनिट मिलकर, मतलब इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है उनमें, किनका, इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है उनमें एटम्स का। ये लैटिस और एटम्स, जैसे ये है, ये यूनिट है, ये यूनिट सेल है। अब ये क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल है, क्योंकि ये क्यूब है तो क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। आगे देखेंगे कैसे यूनिट सेल्स के टाइप से भी देखेंगे। तो इसके जो है, जैसे ये हर कॉर्नर पर क्या है, एक एटम अटैच है, ये रहा, ठीक है। तो ये क्या है, एक यूनिट सेल है। और कैसे अरेंजमेंट होते हैं, अब ऐसे ही बहुत सारी यूनिट सेल मिलकर के क्या बना देती हैं, क्रिस्टल लैटिस बना देती हैं। अब ये हमें जानने के लिए थोड़ा ये जानना चाहिए, जैसे ये कोई भी यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है, क्यूबिक है, तो एक बेसिक सी जानकारी क्या होनी चाहिए कि इसके अंदर जो है कितने जो हैं एड्ज हैं, कितने एड्ज हैं। तो ये जो एड्ज होते हैं, ये कितने होते हैं इसमें एड्ज, पहले देखते हैं फेस कितने होते हैं। एक क्यूब है, एक क्यूब के अंदर फेस कितने होते हैं, 1 2 3, ये बाहर वाला 4, अंदर वाला 6 5, और ये पीछे वाला क्या हो जाएगा, ये आगे वाला क्या हो जाएगा। देखो एक तो ये आगे वाला है, देखो 1, और एक ये पीछे वाला हो गया 2, एक ये ऊपर वाला हो गया 3, एक नीचे वाला हो गया 4, एक ये साइड वाला हो गया 5, और ये इधर वाला साइड वाला हो गया 6। तो कितने होते हैं इसमें, 6 फेस होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो एड्ज होते हैं, ये किनारे जो हैं, ये कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ये आगे काम आएगी, ठीक है। एड्ज 12 होते हैं। और ये जो कॉर्नर हैं, ये कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो कॉर्नर होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखने वाली बात है। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, अब यूनिट सेल्स के पैरामीटर देख लेते हैं। जैसे ये यूनिट सेल बनी हुई है, इसके जो एड्ज होते हैं, एड्ज की जो हाइट होती है या फिर एड्ज की जो लेंथ होती है, वो हमने यहाँ डिनोट कर रखी है। जैसे ये A लेंथ है, ये B है, ये C है, ठीक है। तो ये एड्ज की लेंथ होती है। एक्सियल डिस्टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस, सॉरी किसी को भी मान लेते हैं, ये y, ये x और ये z। तो ये एक्सियल, ये एक्सेस की जो लेंथ है उसे एक्सियल लेंथ बोलते हैं। तो एक्सियल लेंथ क्या है, ABC है, ठीक है। और इंटर एक्सियल जो एक्सेस के बीच का जो एंगल है,
ये बाई एक्सेस, ये एक्सेस के बीच का एंगल क्या है, अल्फा है। ये बाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस के बीच का एंगल बीटा है, ठीक है। और ये जेड एक्सेस और एक्स एक्सेस इसके बीच का एंगल क्या है, गामा है। तो इंटर एक्सियल एंगल के बीच का जो है एक्सेस के बीच का एंगल जो है उसे क्या बोलते हैं, इंटर एक्सियल एंगल बोलते हैं, जो कि अल्फा, बीटा और गामा है। फॉर क्यूबिक यूनिट सेल, अगर हम क्यूबिक यूनिट सेल देखें तो उसके अंदर डिस्टेंस ऑफ एक्सियल जो डिस्टेंस होती है वो तीनों जो हैं इक्वल होती हैं। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस और जेड एक्सेस तीनों की जो एज की लेंथ है वह इक्वल होती है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और उनका जो एंगल होता है अल्फा बीटा गामा वह 90 डिग्री ही होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, क्यूबिक सेल की जो है यूनिट होगी। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। एक तो होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, लेटेस्ट पॉइंट या फिर एटम्स प्रेजेंट ओनली ऑन कॉर्नर, जो केवल कॉर्नर पर लेटेस्ट पॉइंट प्रेजेंट होते हैं जिस यूनिट सेल में, वो क्या होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। हमने स्टार्टिंग में जो देखी थी, ये जो है अगर इसके यहाँ केवल एटम्स जो है इसके कॉर्नर पर प्रेजेंट हैं तो ये क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ठीक है, ठीक है, ये प्रिमिटिव है। बीसीसी कौन सी सेल होती है, जिसके कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर पर भी क्या है, एटम्स हैं, जैसे ये है, एक मिनट, जैसे ये रहा, ठीक है, ये यूनिट सेल है ना। तो ये बीसीसी क्या है, जिसके कॉर्नर पर भी, तो 8 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5, ये क्या एटम्स है, ठीक है, एटम्स या लेटेस्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, एटम्स प्रेजेंट है या फिर कोई लेटेस्ट पॉइंट है। तो कॉर्नर पर तो है, 8 कॉर्नर पर है बीसीसी के अंदर, और एक क्या है, बॉडी सेंटर, इसके बीचों बीच में है एक, ये अंदर है इस क्यूब के अंदर बीचों बीच में एक जो है एटम है या फिर एक लेटेस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या है, बीसीसी हो गया। और उसी प्रकार से एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी में क्या होता है, ये एफसीसी रहा। एफसीसी में क्या होता है, देखो कॉर्नर पर तो है, कॉर्नर पर तो है, साथ में कहाँ पर है, साथ में कहाँ पर होगा, फेस सेंटर। अब जैसे ये फेस है, ठीक है, ये फेस है, 6 फेस बताए ना आपने, तो ये 1 फेस पर है, और ये यहाँ 2nd फेस पर है, और ये यहाँ इस फेस पर है, और ये यहाँ इस फेस पर है, ठीक है। और ये आगे वाले फेस पर हम ऐसे, ये जो आगे वाला फेस है ना, ठीक है, ये आगे वाला और ये पीछे वाला, इस पर भी एक एक होंगे। तो ये पीछे वाले फेस पर हम ऐसे डॉट से कर देते हैं, और ये आगे वाले फेस पर ये ऐसे, ये आगे वाले फेस पर है, कॉर्नर 8 कॉर्नर पर है। तो ये क्या है, इस प्रकार से, एक मिनट, फेस के जो हैं उनको हम अलग कलर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कॉर्नर के हो गए, और फेस के जो हैं हम इससे कर देते हैं, ये फेस नहीं, ये कलर नहीं, ये फेस के सेंटर पर, ये फेस के सेंटर पर, ये फेस के सेंटर पर, फेस के सेंटर पर, ये पीछे वाला फेस जो है ना उसके सेंटर पर हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, पीछे वाला। और ये आगे वाला जो ये वाला है ना, ये इसके ये रहा, तो हो गए ना 6। तो ये फेस के सेंटर पर भी होता है एफसीसी में। और एंड सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर पर होता है, और एनी टू अपोजिट सेंटर पर होता है। और कहाँ होता है, ये रहा, इसमें क्या होता है, कॉर्नर पर तो सबके होगा, ठीक है, कॉर्नर पर है 8 कॉर्नर, और एनी टू अपोजिट फेस सेंटर, जैसे कि ये फेस है एक, इसके एक यहाँ पर है, और इसके अपोजिट क्या है, ये रहा, ठीक है। तो ये 2 ही हैं अपोजिट, है ना, ये फेस सेंटर। अब इसके
इस फेस के जस्ट पीछे क्या ये वाला है, तो ये इसके जस्ट वो हो जाएगा, इसके अपोजिट नहीं है, एनी टू अपोजिट। तो अब देखते हैं एक ये रहा एनी टू अपोजिट, तो दो अपोजिट फेस सेंटर पर होता है। नहीं, यहाँ हो गया ना दो अपोजिट फेस सेंटर हो गए ना। नेक्स्ट चलते हैं, ये अल्टरनेटिव होना चाहिए, इसको छोड़कर ये है, इसको छोड़कर ये है, मतलब जैसे यहाँ से काउंट करेंगे तो ये छोड़ा, ये ब्लैंक छोड़ दिया, फिर है, यहाँ से काउंट करेंगे तो ये छोड़ा, ये है अपोजिट है ना, यहाँ से काउंट करेंगे तो पीछे वाला छोड़ा, ये है, यहाँ से काउंट करेंगे आगे वाला छोड़ा, ये है। तो इस प्रकार से अपोजिट फेस सेंटर पर दो हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हो गई हमारी यूनिट सेल, ठीक है। अब क्या है, 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं इन यूनिट सेल के हिसाब से, ठीक है। अगर मतलब हम जो क्रिस्टल लैटिस कैसे हैं, अगर हम जो है उनकी जो लेंथ वगैरह है, एक्सियल लेंथ है, एड्ज की लेंथ है, और उनके बीच का जो एंगल है उनको चेंज करते जाएं तो अलग अलग जो है हमें क्रिस्टल सिस्टम प्राप्त होते हैं। हमने जो सिलेबस में पढ़ना है वो ये जो है मेन जो है यूनिट सेल है, ये पढ़नी है। प्रिमिटिव सेल है, बीसीसी बॉडी सेंटर है, एफसीसी फेस सेंटर है, और एड सेंटर है ईसीसी, ठीक है। तो देखो जैसे क्यूबिक है, क्यूबिक के अंदर भी 3 है पॉसिबल वेरिएशन। क्या है, क्यूबिक में एक तो प्रिमिटिव होता है अगर सबके कॉर्नर पर है, एक बॉडी सेंटर होता है, एक फेस सेंटर होता है। तो ये हमने देखी थी, ये क्यूबिक ही देखी थी, ठीक है। तो इनके अंदर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, तीनों जो है एक्सियल लेंथ एड्ज इक्वल होते हैं क्यूबिक के अंदर, और एक्सियल जो एंगल होता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट जो है ये टेबल है, ये याद रखनी है। और क्यूबिक के अंदर कौन से एग्जाम्पल, क्यूबिक लैटिस के अंदर, ठीक है, NaCl है, जिंक ब्लेंड है, और Cu है कॉपर, ये उसके अंदर। टेट्रागोनल के अंदर क्या है, प्रिमिटिव होती है टेट्रागोनल में, A इज इक्वल टू बी और C इक्वल टू नॉट में होती है। प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर दो प्रकार की होती है टेट्रागोनल, ठीक है। इसमें क्या है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन भाइटिन हो गया, SnO2 हो गया, या फिर TiO2 हो गया, या CaSO4 हो गया, ये किस में, टेट्रागोनल में। ऑर्थोरोम्बिक जो है, ऑर्थोरोम्बिक में कौन सा है, प्रिमिटिव है, बॉडी सेंटर है, फेस सेंटर है, और एंड सेंटर है। तो ये किस में आते हैं, ऑर्थोरोम्बिक में आते हैं, जो है एंड सेंटर। इनमें ABC तीनों है, आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन अल्फा बीटा और गामा जो है ये 90 डिग्री में होते हैं। रोम्बिक सल्फर या फिर KNO2 या फिर BSO4, ये जो है रोम्बिक स्ट्रक्चर में। हेक्सागोनल जो है ये प्रिमिटिव होती है केवल हेक्सागोनल में, A इज इक्वल टू बी होता है, लेकिन C इक्वल टू में नहीं होता है। अल्फा इक्वल टू बीटा 90 डिग्री और गामा 120 डिग्री होता है। जैसे ग्रेफाइट में क्या है, हेक्सागोनल है ग्रेफाइट, या फिर ZNO हो गया, या फिर CDS हो गया। रोम्बोहेड्रल या फिर ट्राइगोनल, ये क्या प्रिमिटिव होती हैं, इसमें भी हेक्सागोनल प्रिमिटिव, रोम्बोहेड्रल या फिर ट्राइगोनल भी प्रिमिटिव होती हैं। लेकिन ये जो है रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल में क्या है, ये तीनों इक्वल होते हैं एक्सियल लेंथ, लेकिन अल्फा बीटा गामा जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं होता, कुछ और हो सकता है। जैसे कैल्साइट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्साइट भी बोलते हैं इसको, HGS हो गया, सिनवार हो गया, ठीक है। दूसरा मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव होते हैं और एंड सेंटर होते हैं। ABC तीनों इक्वल नहीं होते हैं, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री और बीटा इक्वल टू नॉट 90 डिग्री होता है। एग्जाम्पल मोनोक्लिनिक सल्फर Na2SO4.10H2 होता है इसमें, ठीक है। और लास्ट है ट्राइक्लिनिक प्रिमिटिव ही होती है, इसमें कुछ भी इक्वल नहीं होता, ना तो एक्सियल लेंथ ना ही एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे K2Cr2O7, ठीक है, और CuSO4 या फिर .5H2 और H3BO3 बोरिक एसिड, ये सारे क्या हैं, ये हमने देख ली हैं क्रिस्टल सिस्टम, जो पॉसिबल क्रिस्टल सिस्टम है। एक बार फिर से इस पर नज़र डाल लीजिए, अच्छे से देखो, ठीक है। तो अब ये जो हैं क्रिस्टल लैटिस कितने हैं, ये 7 क्रिस्टल लैटिस हैं, 7 क्रिस्टल लैटिस पॉसिबल हैं इस हिसाब से। और इन 7 क्रिस्टल लैटिस को अगर हम मिलाकर देखें तो टोटल इनमें जो है 14 जो है ब्रेविस लैटिस बनती है, यानी कि दूसरी जो है और जो वेरिएशन करके और लैटिस बनते हैं, जो उनको क्या बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस। तो 14 ब्रेविस लैटिस बनते हैं,
ठीक है। और ये जो है इनके डायमेंशन वगैरह है, जो है एक्सियल डिस्टेंस की कौन कौन से कैसे क्या है, एज लेंथ किन की इक्वल है, तो ये सारी जो है टेबल है। रिवीजन में और रिवाइज कर लेंगे एक बार से आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, ठीक है। ईच एटम एट कॉर्नर इज शेयर्ड बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल, सो 1/8 ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल और आयन एक्चुअली बिलोंग टू द पर्टिकुलर यूनिट सेल। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये यूनिट सेल है ये यूनिट सेल है, तो जब ये क्रिस्टल लैटिस में जाएगी, क्रिस्टल में जाएगी, तो इसका हर कॉर्नर जो है कितने यूनिट सेल के साथ डिवाइड होगा, 8 यूनिट सेल्स के साथ डिवाइड होगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसके ऊपर एक और यूनिट रख देंगे, इसके साइड में रख देंगे, ठीक है, इसके आगे रख देंगे, इसके एक यहाँ पर इधर रखा हुआ आ जाएगा, और ऐसे ही सेम इसके ऊपर रखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो 4 तो नीचे रखने में आ जाएंगे। देखो इसको अच्छे से समझने के लिए कि हर कॉर्नर जो है उस क्या है, 8 जो है 8 जो है एडजेसेंट यूनिट सेल से घिरा हुआ रहता है, शेयर्ड रहता है। तो अगर ये जो है मान लेते हैं यहाँ पर कोई एटम है और ये जो पॉइंट है वह है 8 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है, तो इस एटम का जो पार्ट है इस यूनिट सेल के लिए वह 1/8 होगा ना, यानी 1/8 जो है एटम जो है इस यूनिट सेल के पास आएगा। कहने का मतलब ये वो स्ट्रक्चर हम देखते हैं कैसे, मतलब ये जो है कैसे जो है ये कॉर्नर 8th यूनिट सेल के साथ डिवाइड है। देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसको देखो, जैसे ये जो कॉर्नर है ये वाला जो है कॉर्नर, वो देखो वो कितने यूनिट सेल्स से हैं। तो देखो यहाँ हम देख लेते हैं, देखो यहाँ देख लेते हैं, जैसे ये है, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि मतलब ये जो कॉर्नर है हर कॉर्नर जो है कितने उसमें डिवाइड होता है। जैसे एक यूनिट सेल है रेड से जो हो रखी है हाईलाइट, ठीक है, इसका ये जो है एक कॉर्नर है, ठीक है। अब ये कॉर्नर कितनी यूनिट सेल से जो है शेयर हो रहा है, तो देखो ये हो रहा है 8 से। तो देखो एक तो ये खुद है ही, दूसरी इसके साइड वाली है, दूसरी इसके ये साइड वाली है, 2 हो गई। मैं बनाता चल रहा हूँ, समझ में आ रही है, दिख रही है ये वाली, ये जो मैंने रेड से बनाई है, तो 2 हो गई, 2 के साथ शेयर हो गया ये 2, जस्ट 2 इसके पीछे हैं ये ऐसी, ठीक है, इन दोनों के पीछे जस्ट 2 हैं, तो कितने के साथ शेयर हो गया अब ये 4 के, और जस्ट नीचे ऐसे ही जो है 4 और हैं ये, ठीक है। तो ये जो है 8 के साथ शेयर हो गया, तो इस कारण से जो है इसका जो पार्टीशन है, ये जो यूनिट सेल है जो है अगर एटम का पार्ट लेती है तो 1/8 एटम लेगी, ठीक है। तो हर जो कॉर्नर है 1/8 लेगा, ठीक है। तो ये कॉर्नर समझ में आ गया ना। तो देखो यहाँ पर क्या बात है कि हर जो यूनिट सेल का जो कॉर्नर है ये क्या है 1/8 जो है 1/8 जो है ऑफ एन एटम या मॉलिक्यूल एक्चुअली बिलोंग टू द पर्टिकुलर यूनिट, 1/8 एटम्स का जो है शेयर करेगा ये, ठीक है। ये बात याद रखनी है, हर यूनिट सेल में कॉर्नर। द एटम एट द बॉडी सेंटर होली बिलोंग टू द यूनिट सेल इन विच इट इज प्रेजेंट। अब जो है ये यूनिट सेल जो है इसके बीच में जो सेंटर के अंदर जो भी एटम्स वगैरह है वो किसी के साथ शेयर हो रहा है कि दूसरी यूनिट सेल के साथ, नहीं, कहाँ हो रहा है। देखो अगर इसके सेंटर में यहाँ पर कोई जो है एटम है तो वह दूसरी यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है, वो इसी बॉक्स के अंदर है, ठीक है। तो इसमें क्या है एक ही जो है एटम हम काउंट करेंगे अगर बॉडी सेंटर की बात आएगी तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अगर ईच एटम लोकेटेड एट फेस, जो फेस पर जो एटम लोकेटेड है वह कितने में जो है पार्टिसिपेट करेगा, कितने में डिवाइड होगा फेस पर, तो वह है शेयर्ड बिटवीन टू एडजेसेंट
यूनिट सेल्स एंड ओनली 1/2 यानी हाफ ऑफ ईच एटम बिलोंग टू द यूनिट सेल, यानी कि अगर यहाँ पर फेस पर कोई एटम है तो वह इस यूनिट सेल के साथ अपना कितना जो है पार्ट शेयर करेगा 1/2 यानी हाफ 1/2 यानी कि हाफ अपना हाफ एटम का शेयरिंग होगा अगर फेस पर है। ठीक है, कैसे देखो, मान लीजिए यही यूनिट सेल है, इसका ये जो फेस है ये वाला फेस है। ठीक है, ये वाले फेस पर हमने क्या बना दिए, एक कोई एटम है, इस फेस पर एटम है। ठीक है, तो ये जो फेस का एटम है ये दूसरी वाली जो यूनिट सेल है, ये वाली यूनिट सेल जो है ये जो हमने रेड से की है, इसके साथ शेयर हो रहा है ना केवल, तो ये जो बीच का जो है वो केवल जो है दो के साथ शेयर हो रहा है, फेस का जो एटम है। तो इसका पार्टिसिपेशन कितना होगा, हाफ इसके साथ होगा, हाफ इसके साथ होगा एटम का। तो ये वही बात है। ठीक है, तो फेस सेंटर के साथ हाफ 1/2 शेयरिंग। ठीक है, अब देखते हैं ईच एटम लोकेटेड एट एड्ज, जो एड्ज जो होते हैं ये, इन पर कोई भी एटम अगर लोकेटेड है तो वो कितना पार्टिसिपेट करेगा, शेयर्ड बिटवीन 4 एडजेसेंट यूनिट सेल एंड ओनली 1/4, ये कितना होगा, ओनली 1/4 ऑफ ईच एटम बिलोंग्स टू द यूनिट सेल, केवल 1/4 जो है बिलोंग करेगा एड्ज पर, जो होगा 1/4 जो है शेयरिंग करेगा। हर एड्ज पर की बात है ये, हर कॉर्नर, हर एड्ज, ईच कॉर्नर, ईच, देखो ईच लिखा हुआ, ईच एटम, ईच कॉर्नर, तो यहाँ पर कितना होगा 1/4 शेयरिंग। ठीक, ये जो है शेयरिंग की बात हुई कि कैसे शेयरिंग हो। अब इसमें हम जैसे कि इसका ये एड्ज है, ये वाला जो एड्ज है, ये यूनिट सेल का जो एड्ज है, इसमें कितनी है, एक तो ये खुद और ये सेकंड, दूसरी इसके पीछे फोर्थ और ये थर्ड, इन फोर्थ, थर्ड और ये फोर्थ, इन चारों के बीच में तो ये शेयर हो रहा है, नीचे वाले के साथ शेयर नहीं कर रहा क्योंकि ये बीच में, एड्ज के बीच में, तो ये क्या है 1/4 शेयरिंग हो गई इसकी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक समझ लिया है। हम करके आ रहे हैं नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। अब देखते हैं कितने नंबर आते हैं एक यूनिट सेल के अंदर। हमने शेयरिंग देख ली, नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल है, उसके अंदर क्या है, केवल कॉर्नर जो है, कॉर्नर पर ही एटम्स का प्रेजेंट होता है, और एक कॉर्नर क्या है 1/8 शेयरिंग करता है एटम की, 1/8 पार्टिसिपेशन लेता है यूनिट सेल में। जैसे ये कॉर्नर जो है, कॉर्नर कितना लेगा 1/8, और टोटल कॉर्नर कितने होते हैं प्रिमिटिव सेल या कोई भी सेल के अंदर 8, तो 8 × 1/8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो जो प्रिमिटिव जो यूनिट सेल है उसके अंदर एटम्स कितने होते हैं, एक एटम होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर। बॉडी सेंटर के अंदर क्या होता है, कॉर्नर पर होते हैं प्लस बॉडी सेंटर पर होते हैं, तो कॉर्नर पर 8 होते हैं, 8 कॉर्नर पर होते हैं, तो उनकी जो शेयरिंग है 1/8 है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 × 8 और +1, ये किस में होता है बॉडी सेंटर पर, तो ये किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है, तो इस कारण से 2 होते हैं। BCC में 2 एटम आते हैं, अगर कोई BCC बोले तो उसके अंदर 2 एटम है। इसी प्रकार से FCC जो है, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, कॉर्नर पर कितने होते हैं 8, 1/8 शेयरिंग हो जाएगी, 8 कॉर्नर होते हैं। फेस सेंटर कितने होते हैं, 6 फेस सेंटर होते हैं, हमने आगे देख लिया, तो उनमें शेयरिंग कितनी होती है 1/2, 1/2 से 6 फेसेस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 और ये +1, ये कितने हो जाएंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये टोटल काउंट करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, उसी प्रकार से एड सेंटर के अंदर कॉर्नर प्लस एनी 2 अपोजिट फेस, 2 अपोजिट फेस हैं बस। ठीक है, और अपोजिट फेस हैं 2 और उनके साथ शेयरिंग 1/2 और 1/8 कॉर्नर पर है, तो टोटल कितने एटम हो जाएंगे एंड सेंटर के अंदर 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने नंबर ऑफ एटम्स देख लिया है और ये भी शेयरिंग देख लिया कैसे कैसे शेयरिंग हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होती है, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। अगर एटम एक डायमेंशन में है, एक के बाद दूसरा एटम इस प्रकार से एक लाइनिंग में है या फिर एक रो में है, रो ऑफ एटम्स होती है, वो क्या है 1 डायमेंशन है। ठीक है, इसमें क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि मतलब ये एटम है, इससे डायरेक्टली कितने एटम अटैच हैं, तो
इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, जितने एटम इससे अटैच हैं डायरेक्टली, तो इससे कितने अटैच हैं 1 और 2, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2। ठीक है, इस प्रकार से ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, बस इसमें ज़्यादा जानने वाली बात ही नहीं है ऐसी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी एटम इन अबव वन सीरीज, या फिर 1D सीरीज या 1 रो में 1D रो के अंदर 2 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरा आते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशन हमने देख लिया, एक रो के अंदर होते हैं। 2 डायमेंशन देखते हैं तो कैन बी जनरेटेड बाई स्टैकिंग या फिर प्लेसिंग द रो ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर। अगर इसी के ऊपर हम एक और अगर रो रख देते हैं, रो के ऊपर रो रखते जाते हैं इस प्रकार से, तो वह क्या बन जाएगा, 2D बन जाएगा। ये 1D है, फिर 2D बन जाएगा। जैसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनती है। कैसे बनती है देखो, जैसे कि ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या, एक के ऊपर एक रख दिया, ये ए टाइप के, ये सारे ए टाइप के क्या है, ये एटम्स है, फिर उसके ऊपर भी ए टाइप के ये एटम रख दिए, इस प्रकार से रखते जाते हैं, तो ये क्या बन जाती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बन जाती है। ठीक है, और इसका ये जो, जैसे अगर कोई भी एटम हम लेंगे कोई भी, उससे कितने एटम डायरेक्टली अटैच हैं, 1 2 3 4, 4 डायरेक्टली अटैच हैं, और इनके अगर सेंटर्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है, स्क्वायर। इस कारण से इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। द स्फीयर ऑफ 2 रो आर डायगोनल आर अलाइंड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली जो है ये रो अलाइंड हो जाती हैं, उस कारण से ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनती है। इसमें टाइप क्या है, जो यूनिट वो एटम्स का अरेंजमेंट का टाइप क्या है, ए टाइप्स, ए रो ए टाइप है। ठीक है, ए टाइप में ही अरेंज हो रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ठीक है, स्क्वायर क्लोज। नेक्स्ट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें क्या है कि जैसे जो रो है, रो के बीच में जो ये खाली जगह पड़ रही है उसे डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इन डिप्रेशन के बीच में अगर कोई दूसरा एटम और आ जाता है, ठीक है, तो उससे क्या बनते हैं, हेक्सागोनल बनते हैं, क्योंकि ये देखो डायगोनली जो है इनमें रो बनती है डायगोनली। ठीक है, डायगोनली रो बनती है डायगोनली। ठीक है, हेक्सागोनल में। ठीक है, द स्फीयर ऑफ 2 रो आर अलाइंड डायगोनली। 2 जो स्फीयर की रो हैं वो डायगोनली जो है अलाइन हो जाती हैं, तो ये क्या बनाती है, हेक्सागोनल बनाती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग होता है। ये ए टाइप की पैकिंग हो गई, मतलब एक साथ, फिर ये बी टाइप की हो गई, फिर ए टाइप की हो गई, फिर बी टाइप की हो गई, फिर ए टाइप की हो गई, तो ये ए बी टाइप पैकिंग होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम, कोई भी एटम अगर हम यहाँ लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इससे डायरेक्टली अटैच 1 है, फिर ये 2 है, फिर इससे डायरेक्टली अटैच ये 3, डायरेक्टली अटैच 4, डायरेक्टली अटैच 5, डायरेक्टली 6, तो 6 इसका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। और इनके बीच में जो ये स्पेस बन जाता है उसे क्या बोलते हैं, बॉयड यानी खाली स्थान होता है। ठीक है, बॉयड बन जाता है। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देख ली हमने 2D में ही हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग देख ली, 1D हमने देख ही ली। ठीक है, ये कैसे बनते हैं वो देख लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर इनका देख लिया, टाइप देख लिया, ए कैसे होता है, ए बी टाइप क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन के अंदर क्लोज पैकिंग देखते हैं। इसमें क्या होता है, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्लोज पैक्ड लेयर। ये जो 2 डायमेंशन की स्क्वायर क्लोज पैक्ड जो है उससे हमने 3D बनाई, जैसे ये है। अब ये है, इसी के ऊपर हम अगर जैसे इसी के ऊपर हम जो है एटम्स की और लेयर बना रख देते हैं, ऐसे रखते जाते हैं, इन्हीं एटम, ये स्पेयर हैं, इनके ऊपर और इस प्रकार से रखते जाते हैं, तो कैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, 3D में बन जाती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखो ऐसी बन जाती है। देखो ये जो लेयर है, अगर इसी लेयर को अगर हम काउंट करें इसी को, तो ये तो क्या हो गई 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग, लेकिन इसी के ऊपर और लेयर रखते जाते, या फिर ये नीचे वाली लेयर है दिख नहीं रही है, इसके ऊपर हमने लेयर रखते गए और ऊपर रखते जाएं, तो ये क्या बन जाएगी, 3D के अंदर स्क्वायर क्लोज पैक लेयर, 3 डायमेंशन में। ठीक है, अब ये कैसी होती है, सीधी सी बात है, ये सारे के सारे ए टाइप के हैं, सब ए टाइप के हैं, और ये भी सब ए टाइप के हैं, ये सब ए टाइप के हैं, तो ये क्या हो गया, ए टाइप की क्या होगा, पैटर्न हो गया इस लेटस के अंदर। ठीक है, दूसरी क्या, लेटस दस जनरेटेड इज द सिंपल क्यूबिक लेटस। अब ये क्या बन गया, सिंपल क्यूबिक लेटस बन गया। देखो इसके अगर एटम्स को मिलाएंगे हम, ठीक है, चारों को, ये यहाँ क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है, तो ये क्या हो गया, सिंपल क्यूबिक लेटस बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, सिंपल क्यूबिक लेटस बन जाता है, क्यूबिक लेटस, एंड इट्स यूनिट सेल इज द प्रिमिटिव यूनिट
सेल, क्योंकि देखो यहाँ पर जो एटम्स जो अटैच्ड हैं इसके कॉर्नर पर ही हैं। देखो ये कॉर्नर को देखो अच्छे से, कॉर्नर पर है एटम ये, ठीक है। तो कॉर्नर पर अटैच्ड है, उस कारण से ये क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है। किसके अंदर, स्क्वायर क्लोज पैक के अंदर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा ऑफ एटम। तो देखो कोई भी एटम अगर हम लेंगे यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं ये एटम ले लेते हैं, तो देखो एज्यूम करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये एटम है, इससे डायरेक्टली अटैच 1, डायरेक्टली अटैच 2, 2, 3, 4 तो इस प्रकार से अटैच है। और इस एटम के, ये जो मैंने यहाँ पर ये डार्क किया हुआ है, इस एटम के जस्ट पीछे एक और एटम होगा, वह हो जाएगा 5, और जस्ट ऊपर और एक और लेयर बनाएंगे तो वह क्या हो जाएगी 6। तो इस एटम के जो है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो ये क्या हो गई, 3D में स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर हो गई, स्क्वायर क्लोज पैक्ड लैटिस हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब अगर हम क्या करें, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम द 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर से अगर हम 3D में जाएं, तो जैसे ये हेक्सागोनल है, इसके ऊपर क्या है, हम इसके ऊपर एटम्स रख दें, इस प्रकार से अरेंज कर दें एटम, ठीक है। तो क्या बनेगी वह हेक्सागोनल 2D से क्या बन जाएगी, 3D बन जाएगी। देखो जो एटम्स है उनका अरेंजमेंट इस प्रकार से, जैसे जो ये कम डार्क में दिख रही है ना, ये जो दिख रहे हैं, दिख रहा है या नहीं, कौन सा कलर ठीक रहेगा, हाँ ठीक है, ये जो दिख रहे हैं अंदर की साइड है ये, ठीक है, ये अंदर की साइड है, ये हेक्सागोनल है ना, ये हेक्सागोनल है। अब इनके ऊपर ये जो रेड रेड हैं, ये इनके ऊपर हैं, ठीक है, इनके ऊपर है, ये मैंने थोड़ा डार्क किया इस कारण से अब पीछे लग रहे हैं। इधर की साइड देखो, देखो ये नीचे की साइड है, ये जो हल्की वाली, तो इनके ऊपर जो है इस प्रकार से अरेंज है। तो इनके अंदर क्या बना रहा है, कुछ तो टेट्राहेड्रल बॉयड बना रहे हैं, कुछ ऑक्टाहेड्रल बॉयड बना रहे हैं। जैसे कि ये 3 है, ठीक है, ये लेते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार से, ठीक है, और इनके ऊपर एक इस प्रकार से एक और अरेंज है, ठीक है, ये बन गई। और आगे की स्ट्रक्चर और अगर देखेंगे हम इसी के अंदर, तो इसके अंदर इस प्रकार से जो अरेंज हैं, यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट है इनका, अगर अरेंजमेंट देखें बीच में ये आ रहा है, ये तो ये जो वर्ड बन रहा है ये तो होगा टेट्राहेड्रल वर्ड। और अगर हम यहाँ पूरा ये वाली स्ट्रक्चर देखें, ये वाली पूरी स्ट्रक्चर देखें, तो इनके जस्ट ऊपर इस प्रकार से और अरेंज हैं, ये देखो, ये तो इनके बीच में ये जो बन रहा है ये ऑक्टाहेड्रल, अभी समझ में आ जाएगा अलग जो डायग्राम में। तो पहले ये बात याद रखनी है कि जो है 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाने के लिए 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग चाहिए, जो हमने 2 डायमेंशनल तो देख ली। नेक्स्ट देखते हैं कैसे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड एटम क्या है, जैसे देखो ये टेट्राहेड्रल कैसे बनेगा, 3 जो हैं, 3 एटम के ऊपर एक 4th एटम जब आ जाएगा तो इसके नीचे जो बॉर्ड बना रहेगा उसे टेट्राहेड्रल बॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर तो हमने देख ली, ठीक है, कैसी बन रही है। और अगर ये जो 3 है, ठीक है, ये और भी हैं साथ में, इस प्रकार से और भी अरेंज हैं, ठीक है, और भी हैं, ये हमने बीच से निकाल के समझाने के लिए यहाँ पर लिया है। ये और भी इस प्रकार से अरेंज हैं, समझे, इस प्रकार से अरेंज है, ठीक है, इस प्रकार से अरेंज है ये और भी। और इनके ऊपर जो ये रेड रेड हैं इस प्रकार से ये भी अरेंज है, ठीक है। ये इस प्रकार से अरेंज है। तो यहाँ की जो ये जो स्ट्रक्चर होगी ये क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल बॉर्ड होगी, ठीक है। ये अच्छे से, मतलब ये बता रहा हूँ मैं, इस प्रकार से अरेंज है, ठीक है। इसमें देखो अब अच्छे से समझ में आएगा क्या है कि 3 एटम हैं और उनके ऊपर एक एटम है, उनके बीच की जो ये खाली जगह बन रही है, यहाँ ये एरो से दिखा रखा है, इसके अंदर देखो 3D में देखो, जैसे ये 3 एटम है 1 2 3, यहाँ जो खाली जगह है इसको अगर हम इस एटम से ढक देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल बॉयड या होल या जगह, खाली जगह बन जाएगी। ये इस प्रकार से बन जाएगी, जैसे ये 3 एटम है और इनके ऊपर ये एक और एटम और आ गया, ठीक है। ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ बन जाएगी, ठीक है। इसके अंदर, किसके अंदर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं टेट्राहेड्रल में 3 एटम जो हैं ये ब्लू वाले जो हैं इस प्रकार से अरेंज है और इनके ऊपर जो है एटम इस प्रकार से अरेंज है।
इस प्रकार से अरेंज है तो क्या बन जाएगी ये स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी ये एरो की जगह, यहाँ पर जो खाली जगह रहेगी उसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। जैसे ये 3 एटम है इस प्रकार से अरेंज है और इनके ऊपर ये 3 एटम है इस अपोजिट उसमें इस प्रकार से अरेंज हो जाएंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी ये ऑक्टाहेड्रल होल बनेगा इसके बीच का जो, ठीक है, इस प्रकार का होल बनेगा तो वह ऑक्टाहेड्रल होगा। ये किसके अंदर है, हेक्सागोनल क्लोज पैक के अंदर है। ये दोनों ही स्ट्रक्चर हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। जैसे देखो अगर मैं इसको और आगे बढ़ाना चाहूँ इस प्रकार से तो देखो यहाँ पर क्या बन गया, देखो यहाँ पर ये क्या बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, ये देखो इस जगह टेट्राहेड्रल बन गया ना, टेट्राहेड्रल वर्ड। एक जैसे यहाँ पर हमने एक और एटम अगर रख के देखें तो इस प्रकार से अरेंजमेंट है ये, समझे आप। थोड़ा सा और दिमाग को अगर घुमाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो एक छोटा सा रूल क्या है कि लेट नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड एटम, इसके अंदर क्लोज पैक्ड एटम्स का नंबर कितना, n एटम है मान लेते हैं। ये जो है FCC है, FCC के अंदर कितने एटम होते हैं, एक तो कॉर्नर पर होते हैं और एक सेंटर पर होते हैं, तो 4 होते हैं। FCC के अंदर कितने एटम होते हैं, 4 होते हैं, हमने देखा था। तो 4 एटम हैं, तो अब उसके अंदर अगर हम देखें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखें, 4 एटम है तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनती है FCC में बनती है। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितने होंगे, 4 ही होंगे। 4 एटम है तो 4 ही क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड होंगे उसके अंदर। और टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितने होंगे, 2n होंगे। 2n मतलब 4 × 2 यानी कि 8 हो जाएंगे, ठीक है। ये याद रखना, ये तुरंत इससे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आएगा। कवरिंग टेट्राहेड्रल बॉन्ड। अब टेट्राहेड्रल बॉन्ड को कवरिंग करते हैं, ये मैग्नीशियम या फिर जिंक जैसे एटम में पाए जाते हैं टेट्राहेड्रल बॉन्ड, ठीक है। इसमें अरेंजमेंट कैसा होता है, AB टाइप, सीधी सी बात है। हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर उसमें AB टाइप का अरेंजमेंट होता है कवरिंग टेट्राहेड्रल बॉन्ड। तो देखो इसका जो SCP होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अरेंजमेंट जो इसका अरेंजमेंट उससे क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। टेट्राहेड्रल जो बॉन्ड है उसको हम जब हम कवर करते हैं उस बॉन्ड को, तो उसके जो अरेंजमेंट है उसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है, वो अभी देखते हैं। ये किसका है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। तो देखो जैसे यहाँ बीच में ये बॉन्ड है यहाँ, ठीक है, इसको कवर करने के लिए एक एटम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये सेम स्ट्रक्चर, ये B वाली स्ट्रक्चर है, फिर उसके नीचे आ जाएगी। तो अब ये जो बीच वाला जो एटम है, ठीक है, इसके ऊपर और नीचे ये क्या बन गया, टेट्राहेड्रल बॉन्ड बन गया। फिर से नीचे लगा देंगे तो AB टाइप की क्या बन गई, यहाँ एटम की स्ट्रक्चर बन गई AB टाइप सीरीज हो गई, फिर B टाइप हो गई, फिर A टाइप हो गई, फिर B टाइप, फिर A टाइप। इस प्रकार से ये अरेंजमेंट हो जाता है। और इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। 12 कैसे होता है, देखो 12 होता है। जैसे ये जो रेड वाला A के अंदर जो रेड वाला एटम है, इसको देखो, इससे चारों इसके जो है चारों ओर कितना है, इसके सराउंडिंग में कितने एटम इससे डायरेक्टली अटैच है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 ये रहे। फिर ऊपर कितने हैं, 1 2 3, 6 और 3 9, और नीचे कितने हैं, 1 2 3 9 और 3 12। तो 12 इसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अगर ये हम लार्जली देखें तो इस प्रकार से बहुत सारी और आगे तक जा रही है स्ट्रक्चर, इधर नीचे तक जा रही है, इधर भी जा रही है। तो ये क्या हो गई, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है टेट्राहेड्रल बॉन्ड को हम क्लोज करते हैं तब क्या होता है, या फिर SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो बनती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ठीक है। दूसरी है ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, ये भी देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, नेक्स्ट कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में क्या बनता है, ABC। ये क्या क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनती है। FCC कोऑर्डिनेशन नंबर 12 भी होता है, ठीक है। ये यहीं पर ये बनी हुई है B वाले, है ना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये इसके बीच में क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड बनेगा। जैसे देखो ये A टाइप है, ठीक है, नीचे से देख लो ये A टाइप है, फिर B, ये C, ये A टाइप है, ठीक है। फिर उसके ऊपर ये B टाइप लग गया, तो इनके बीच में क्या बन गया, एक ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल बॉन्ड बन गया। ये जो C टाइप है ये जस्ट इसके अपोजिट है इस प्रकार से, ठीक है। फिर ये ऐसे है, हमने पहले भी देख लिया। तो इनके बीच का जो बॉन्ड बनेगा, फिर इसके ऊपर ये फिर से A है, तो इनके बीच का जो बनेगा बॉन्ड वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है।
ये तो स्ट्रक्चर हो गई एचसीपी की, ये एफसीसी की स्ट्रक्चर है ना। तो ये क्या बनेगा, क्यूबिक बनेगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनेगी, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनेगी। मेन बात याद रखने की क्या है, ये तो समझने वाली बात है कि हाँ, मेन बात क्या है याद ये रखनी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, एससीपी होता है, एबी अरेंजमेंट होता है टेट्राहेड्रल बॉर्ड में, ठीक है, ये बात याद रखने की है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टाहेड्रल बॉर्ड में क्या बात याद रखने की है। एबीसी अरेंजमेंट होता है, सीसीपी या फिर एफसीसी क्या है इसका, क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर सेंट्रल क्लोज पैकिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इसके अंदर भी 12 होता है। रेडियस ऑफ एटम अगर आर है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल बॉर्ड की क्या होगी, जैसे टेट्राहेड्रल बॉर्ड का जो रेडियस होगा उसके अंदर जो खाली स्थान है उसकी रेडियस क्या होगा 0.225 आर, इस रेडियस के 0.225 टाइम्स होगा, 0.225 टाइम्स होगा रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल बॉर्ड। अगर रेडियस ऑफ एटम कितनी है आर है तो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल बॉर्ड कितनी है 0.225 रेडियस होगा। और अगर रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉर्ड देखें तो 0.414 आर होगा। ये बात याद रखनी है, याद रखने वाली बात है, ये न्यूमेरिकल्स में काम आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पोजीशन ऑफ बॉर्ड इन सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर हम देखेंगे इसी के अंदर क्या बताया है एनसीईआरटी में बॉर्ड की पोजीशन। तो जैसे ये एफसीसी है या फिर सीसीपी है, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें टेट्राहेड्रल बॉर्ड कहाँ पर है, तो अगर ये जो डायगोनल है इसका क्यूबिक का बॉडी डायगोनल है, इसकी जो लेंथ होती है √3 होती है, ठीक है। कैसे होती है वो निकाल सकते हैं आप, ठीक है। आप अभी यहाँ पर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है वो हमें देखना चाहिए। तो ये जो है ऑक्टाहेड्रल जो टेट्राहेड्रल बॉर्ड है हर डायगोनल पर √3a/4 पोजीशन, यहाँ से अगर चलेंगे √3a/4 और इधर से चलेंगे एक डायगोनल पर √3a/4 दोनों साइड से। तो इसके अंदर कितने डायगोनल होते हैं 1 2 3 4 डायगोनल होते हैं। तो 4 डायगोनल होते हैं तो टोटल कितने ऑक्टाहेड्रल बॉर्ड हो गए 8, ठीक है। मतलब एक डायगोनल पर 2 ऑक्टाहेड्रल बॉर्ड बन रहे हैं, तो 4 डायगोनल्स पर 8 टेट्राहेड्रल बॉर्ड बनेंगे, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ, तो समझिए मतलब टेट्राहेड्रल बॉर्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। देखो यहाँ कैसे बनेगा वो हमने देख लिया है, ये एटम्स जो है मिलकर के यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी इनको अगर मिलाएंगे हम तो ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि एटम इतने दूर दूर हैं, नहीं, ये हमने समझने के लिए यहाँ पॉइंट में बनाई, ये एटम इतने बड़े बड़े हैं, समझे। इस प्रकार से अरेंज है इन एटम्स का, इस प्रकार से इनके सेंटर हैं ये एटम्स के, या फिर लेटेस्ट पॉइंट हैं ये, ठीक है, समझे। तो इस प्रकार से एटम अरेंज होंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस जगह पर जो बॉर्ड बनेगा वो क्या बनेगा टेट्राहेड्रल बॉर्ड बनेगा, समझे ना बात को। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पर सीसीपी के अंदर जो है पोजीशन ऑफ बॉर्ड्स। सीसीपी के अंदर टेट्राहेड्रल बॉर्ड इन सीसीपी एक बॉडी डायगोनल है 2 टेट्राहेड्रल बॉर्ड, एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल बॉर्ड होते हैं, तो टोटल बॉडी डायगोनल 4 होते हैं, तो टोटल टेट्राहेड्रल बॉर्ड कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है। ईच टेट्राहेड्रल बॉर्ड एट √3a/4 पोजीशन ऑन बॉडी डायगोनल, ठीक है, ठीक है। ईच टेट्राहेड्रल बॉर्ड एट √3a/4 पोजीशन, ठीक है, दोनों साइड से √3a/4 पोजीशन और फ्रॉम बोथ साइड ऑफ डायगोनल, ठीक है, दोनों साइड से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉर्ड। ऑक्टाहेड्रल की बॉडी की पोजीशन अगर देखें तो यहाँ पर होगी पोजीशन सेंटर की साइड पे, और हर जैसे यहाँ सेंटर, यहाँ पर कोई लेटेस्ट पॉइंट नहीं है, यहाँ खाली जगह है, यहाँ ऐसे यहाँ पर खाली जगह थी, यहाँ पर बॉर्ड है, यहाँ पर भी बॉर्ड है, तो एक तो सेंटर में होगा। और इसी प्रकार से और जो अगर हम यूनिट सेल्स को और अटैच करते जाएंगे इस प्रकार से, तो इसका जो एड्ज है ना ये एड्ज आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। ये बात याद रखो बस, इनके जो एड्ज हैं वो एड्ज भी आ जाएंगे बॉर्ड के अंदर, एक ऑक्टाहेड्रल बॉर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 ऑक्टाहेड्रल बॉर्ड एट सेंटर, सो 1 बॉडी सेंटर इक्वल टू 1 ऑक्टाहेड्रल बॉर्ड। एक बॉडी के अंदर कितना होगा 1 ऑक्टाहेड्रल बॉर्ड होगा, ठीक है। एट सेंटर हैज ऑक्टाहेड्रल बॉर्ड इन एफसीसी बट ओनली 1/4 ऑफ ईच बॉर्ड बिलोंग टू द पर्टिकुलर सेल। यानी कि अगर हम पर्टिकुलर सेल ये मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं,
ये छोटी वाली है ना, तो ये अगर मानते हैं तो इसके सेंटर पर होगा एक तो वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ठीक है, और एक हर कॉर्नर पर होगा। देखो ये जो कॉर्नर है ये क्या किस में आ जाएगा, अगर हम ये पूरी अगर इस वाली सेल को अगर काउंट करें तो वह सेंटर में ही आ जाएगा फिर से, ठीक है। बड़े को अगर काउंट करके चलेंगे तो ये फिर से इस वाले के अंदर सेंटर में आ जाएगा, तो ये 1/4 शेयरिंग है। तो ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड यहाँ पर इस खुद एक छोटी यूनिट सेल के अंदर कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड। यहाँ ये वर्ड है, एटम नहीं है, यहाँ खाली जगह है, तो ये खाली जगह कितनी आ रही है इस यूनिट सेल के अंदर, तो 1/4 आ रही है। तो टोटल कितने एड्ज हैं इसके अंदर, 12 एड्ज हैं, ठीक है, 12 एड्ज हैं। तो टोटल कितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड हो गए, 3, क्योंकि 12 एड्ज हैं, उनकी जो हर किसी एड्ज की शेयरिंग क्या है 1/4 है, इंटू 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो 3 तो किससे बन रहे हैं, बॉर्ड्स किससे बन रहे हैं, एड्ज से बन रहे हैं, और एक खुद बॉडी के अंदर उसके अंदर है। समझे बात को, अगर समझ में नहीं आई तो इतनी ज़्यादा लोड लेने की बात नहीं है, जो है याद रखने वाली बात है। इसको ये एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी जाएगी, केवल ये पूछा जाएगा कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होते हैं, ठीक है, ये सीसीपी के अंदर या एफसीसी के अंदर तो कितने होंगे। एक तो सेंटर में होगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड, दूसरा क्या है एड्ज का जो सेंटर है हैज़ ऑक्टाहेड्रल वर्ड इन एफसीसी बट ओनली 1/4 ऑफ द ईच वर्ड बिलोंग टू द पार्टिकुलर यूनिट। तो 12 एड्ज हैं, 12 इंटू 1/4 इक्वल टू 3 वर्ड, तो एड से हो गए, और एक वर्ड किससे हो गया, सेंटर से, 3 + 1 4। तो टोटल वर्ड कितने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होते हैं एफसीसी के अंदर, 4 होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं एफसीसी के अंदर, ऑक्टाहेड्रल वर्ड 4 होते हैं। क्योंकि एफसीसी का जो अगर एटॉमिक नंबर काउंट करें कि एफसीसी के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है, 4, हमने पहले भी देखा था, जितने नंबर ऑफ एटम्स है उतने नंबर ऑफ कितने होंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड, और दोगुने में कितने होंगे 2n क्या होंगे टेट्राहेड्रल वर्ड। तो 8 टेट्राहेड्रल वर्ड होते हैं। तो देखो 8 टेट्राहेड्रल वर्ड भी हैं किसमें, किसमें एफसीसी के अंदर 8 टेट्राहेड्रल वर्ड भी होते हैं। एक मिनट अचानक से क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल वर्ड जो है कितने हैं, 8 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एफसीसी का नंबर कितना है, एफसीसी के अंदर एटम्स का नंबर 4 है, तो टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होते हैं 2 इंटू n, n यहाँ 4 है तो 8 हो जाएंगे, ठीक है, ये बात है ना। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमने देख लिया ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब देखते हैं रेडियस रेशो क्या होता है। रेडियस रेशो कैटाइन अपॉन एनाइन, रेडियस ऑफ R प्लस से रेडियस ऑफ कैटाइन और R नेगेटिव रेडियस ऑफ एनाइन है, ये इनका जो रेशो है ये क्या है, डिफाइन फॉर आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के लिए रेशो है रेडियस रेशो। ये क्या करता है, डिटरमाइन या फिर प्रेडिक्ट करता है स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करता है कि ये स्ट्रक्चर कैसी होगी। अगर ये रेशो अगर हम निकालते हैं, ये जब न्यूमेरिकल्स या फिर क्वेश्चंस में रेशो दिया जाएगा, जब रेशो निकालेंगे, मान लेते हैं कैटानिक रेडियस कुछ दी जाएगी और एनानिक रेडियस कुछ दी जाएगी, और जब उनका जो रेशो आएगा वो कुछ आता है, तो क्या कुछ रेशो आता है, उसके बेस पर क्या है स्ट्रक्चर कंपाउंड की प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर रेशो जो है 0.155 से 0.255 के बीच में आता है, इसके बीच में रेशो आता है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना होगा 3 होगा, और बर्ड को ऐसा होगा ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, ठीक है। और वह उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका कंपाउंड का B2O3 है, ठीक है, B2O3 एग्जाम्पल। अगर 0.155 से 0.255 के बीच में अगर रेशो आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और ट्रायंगुलर प्लेनर जो है बर्ड होगा, और एग्जाम्पल B2O3 होगा। अगर 0.255 में से 0.414 के बीच का अगर रेशो आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4 होगा, और बर्ड कैसा होगा टेट्राहेड्रल बर्ड होगा। ZnS और CuCl जिंक सल्फाइड और कॉपर क्लोराइड जो है इसके एग्जाम्पल होंगे कंपाउंड के
अगर 0.414 से 0.372 के बीच में आएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। 0.414 से 0.732 के बीच में आता है तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड बनता है, और कंपाउंड क्या है, NaCl और MgO होता है। और 0.372 से 1 इनके बीच में आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, और जो बॉन्ड कैसे होगा, क्यूबिक होगा, और कंपाउंड कैसे होंगे, CHCl NH4Br ऐसे कंपाउंड होंगे। तो ये जो है रेडियस रेशो जो है ये आयनिक के लिए होगा केवल, है ना, आयनिक जो कंपाउंड होने के लिए, और उनकी जो है हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं स्ट्रक्चर कैसी है, ट्रायंगुलर प्लेनर बॉन्ड है, या फिर टेट्राहेड्रल बॉन्ड है, या फिर ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड है, या फिर क्यूबिक बॉन्ड है, उनके कोऑर्डिनेशन जो है नंबर कितने कितने हैं ये याद रखें। 0.115 से 0.225, 0.255 में 3 कोऑर्डिनेशन नंबर ट्रायंगुलर प्लेनर B2O3 ये होता है, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिए एक बार। नेक्स्ट, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, हमने पैकिंग एफिशिएंसी मतलब ये कोई यूनिट सेल है, ठीक है, कोई भी यूनिट सेल है ये, है ना, ये कोई यूनिट सेल है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं, मतलब कितना वॉल्यूम जो है एटम्स घेर रहे हैं, यानी कि ऑक्यूपाई कर रहे हैं इस यूनिट सेल के अंदर, वह क्या पैकिंग एफिशिएंसी मान लेते हैं। जैसे ये यूनिट सेल है, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं 10 है ऐसे ही, और एटम्स जो है इसके अंदर उनका वॉल्यूम जो है 8 है, तो 8 वॉल्यूम इसके अंदर ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी 8/10, यानी कि 8/10 इसकी क्षमता है, रखने की क्षमता कितनी है एटम को, वो क्या है, एफिशिएंसी है, पैकिंग एफिशिएंसी है किसी भी, किसकी, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल बोल सकते हैं इसे, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल। अब परसेंटेज में करेंगे तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कैसे निकालेंगे, जैसे कि रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एड्ज, या फिर एड्ज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग देख लेते हैं, तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, ये कोई यूनिट सेल है, ठीक है, ये वाली यूनिट सेल का ये जो है सारे क्यूबिक होते हैं, इसके अंदर हमने देखा था क्यूबिक होती है यूनिट सेल स्क्वायर क्लोज पैकिंग 3D वाली में। तो इसके जो एक एड्ज है वो उसको हम A मानते हैं, A एड्ज के अंदर कितने एटम्स आ रहे हैं, तो ये इसका ये यहाँ सेंटर है, यहाँ सेंटर है एटम का, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस R है, और इस दूसरे वाले की रेडियस R है, ठीक है, क्योंकि सेम टाइप के एटम है, तो R रेडियस 2R मिल करके, तो A जो इसकी जो लेंथ है एड्ज लेंथ इक्वल टू 2R होगी, किसके अंदर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर एड्ज लेंथ क्या होगी 2R होगी। टोटल एटम्स इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमने देख लिया है 1 ही होगा, क्यों, ये प्रिमिटिव होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इसके कॉर्नर पर ही होते हैं, तो कॉर्नर पर कितने होंगे 8 कॉर्नर है, तो 1/8, तो 1 एटम होगा, तो 1 एटम है। तो अब देखो यहाँ से हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, यही तो देखा था हमने, देखो यही तो देखा था, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा 4/3 πr3, और एटम कितना है 1 ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये, ठीक है। और यूनिट सेल क्या है, इसका जो यूनिट सेल क्या क्यूबिक है उसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो 1 क्यूब होता है, तो 1 क्यूब होगा वॉल्यूम, तो A की वैल्यू क्या है 2R है, तो यहाँ 2R रख देंगे, 2R का होल क्यूब। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो क्या आएगा 8R क्यूब आ जाएगा, R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 8 जो है 2 4 2 या 8 हो जाएगा, तो यहाँ ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पाई बचा, और यहाँ क्या है 2 3 या 6, तो पाई/6 को अगर हम जब करेंगे 3.14/6 करेंगे तो लगभग कितना आएगा 0.52 के लगभग आ जाएगा। तो ये क्या होगा, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होगी, यानी कि 0.5% भरा हुआ है, या 0.5 इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है 52%, यानी 52% ये यूनिट सेल जो है एटम से भरा हुआ है, समझिए इसका मतलब ये है, ठीक है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग या फिर प्रिमिटिव जो है उसकी जो है पैकिंग एफिशिएंसी 52 है। इसी प्रकार से हम देखते हैं अगर BCC के अंदर अगर हम देखते हैं तो उसका जो ऑर्डर है √3a = 4R होगा। BCC के अंदर भी बॉडी सेंटर जो है, देखो मैं केवल वो ले रहा हूँ, जैसे यहाँ एक सेंटर और ये सेंटर वाला फेज ले रहा हूँ, ये सेंटर में बॉडी सेंटर में, और ये इस कॉर्नर पर, तो इस प्रकार से यहाँ अटैच है। स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ एक बार ताकि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से।
स्ट्रक्चर दिखाने के बाद ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा, बॉडी सेंटर की स्ट्रक्चर। किधर गया बॉडी सेंटर? ठीक है, ये बॉडी सेंटर है। तो ये बॉडी सेंटर है ना। इस वाले स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, ये रहा। तो यहाँ पर ये बॉडी सेंटर का मतलब यहाँ पर कोई एटम है बॉडी में, कॉर्नर पर तो है ही। अब ये जो छोटे छोटे दिखा रखे हैं, इसका मतलब ये सेंटर है उन एटम का, ये पॉइंट है। एटम तो बड़ी साइज में है, यहाँ ऐसे बड़ी साइज में है ऐसे। तो अगर हम बड़ी साइज में देखें तो ये जो एटम्स हैं ये इस प्रकार से अटैच हैं, ठीक है। तो अगर हम ये डायगोनली देखेंगे तो ये डायगोनल्स के अंदर कितने एटम आ रहे हैं? 1 2 3 एटम्स आ रहे हैं एक डायगोनल के अंदर, ठीक है। और तो डायगोनल, क्योंकि ये जो लेंथ एड्ज है, एड्ज लेंथ के बीच में 2 एटम्स अटैच नहीं हो रहे हैं, इस प्रकार से अरेंज है उसमें। किसमें? बॉडी सेंटर में। बॉडी सेंटर्स जो है उसमें क्या है, ये बीच में क्या है, कोई एटम है। तो बीच में कोई एटम है बड़ा वाला, ठीक है। तो हम अगर हम चाहते तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं ना, ए इज इक्वल टू कितने एटम अटैच है। लेकिन एटम यहाँ अटैच नहीं है, थोड़ा सा गैप है। एटम इस प्रकार से अटैच है, यहाँ डायगोनली अटैच है। डायगोनली क्या है? अटैच है। ये इस प्रकार से अटैच है डायगोनली, समझ गए आप? ये इस प्रकार से डायगोनली जो है अटैच है। तो डायगोनली अटैच है, तो हम बॉडी का डायगोनल के हिसाब से अगर निकालें तो क्या होगा, तो देखो। और यहाँ ये है, तो ये एटम, ये डायगोनल से ये वाला डायगोनल अटैच है, तो ये तीनों एटम अटैच है। तो इस डायगोनल की जो अगर लेंथ निकालें, ये ए है, ठीक है। और इसकी अगर हम निकालते हैं ना, और ये भी ए है, तो ये वाला जो निकल के आएगा, पहले ये निकालेंगे हम, ये वाला डायगोनल, ठीक है। तो ये वाला जो डायगोनल, बॉडी डायगोनल निकल के आएगा, √3a आएगा, ठीक है। ये मैथ का जो है, तो इसमें आपको ज़्यादा जाना नहीं है कि कैसे निकल के आया। तो बॉडी वाला जो है वह उस डायगोनल की लेंथ क्या आती है? √3a, ठीक है। ये बात याद रखो, ठीक है। √3a इक्वल टू 4r क्यों है? क्योंकि देखो इस प्रकार से है ना, वो मैं एक ही ये फेज ले रहा हूँ, इस प्रकार से एक एटम कॉर्नर पर, बीच में ये बॉडी डायगोनल वाला एटम और ये वाला कॉर्नर, तो ये इस प्रकार से अटैच, ये डायगोनल है। और इस डायगोनल की जो लेंथ है √3a है, ठीक है। और ये √3a इक्वल टू क्या है? देखो ये इसकी रेडियस r यहाँ से आ जाएगी, और इस वाले की रेडियस जो है r यहाँ से आ जाएगी, और ये वाला जो है इसकी जो रेडियस इधर से r और इधर से 2r रेडियस इसकी आ जाएगी। टोटल कितने हो गए? 2r प्लस r प्लस r, 4r हो गया ना। तो √3a इज इक्वल टू 4r, इस प्रकार से, ठीक है। समझे? इस प्रकार से है इसमें, है ना, ठीक है। समझे ना? इस प्रकार से रिलेशन है, ऐसे ही है सब में रिलेशन, बस आपको ये मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। तो √3a इज इक्वल टू 4r है, ये कैसे आया रिलेशन हमने देख लिया। √3a इसको BCC के अंदर है ना, बॉडी सेंटर के अंदर, तो a इज इक्वल टू क्या होगा? 4r अपन √3 होगा, ठीक है। a इज इक्वल टू 4r अपन √3 हो जाएगा, 4r अपन √3 हो जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी, एक मिनट, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ, अब देखो BCC के अंदर कितने एटम्स हैं? BCC के अंदर कॉर्नर पर है 1/8 × 8 प्लस एक बॉडी में है, टोटल कितने एटम हो गए? 2 एटम हो गए। तो देखो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा यूनिट एटम का? 4/3 πr3, क्योंकि एटम क्या एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, तो 4/3 πr3 हो गया, ठीक है, × 2, क्योंकि 2 एटम है 2, ये इसका क्या हो गया? एटम्स का वॉल्यूम हो गया। अब जो यूनिट सेल जो है बॉडी सेंटर है वह क्यूबिक है एक प्रकार से, तो उसका जो वॉल्यूम होगा 1 क्यूब होगा। अब 1 की वैल्यू क्या है? 4r अपन √3, तो 4r अपन √3 यहाँ रखेंगे, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? ये सॉल्व करके √3 π/8 हो गया, ये मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है। तो इसकी अगर हम जब निकालेंगे तो 0.68 पैकिंग एफिशिएंसी आएगी, या फिर 68% क्या है ये? 68% क्या है ये? इसकी पैकिंग एफिशिएंसी की परसेंटेज है, किसके अंदर? BCC के अंदर 68% या फिर 0.68 BCC के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं FCC के अंदर √2a इज इक्वल टू 4r होता है, ठीक है। ये याद रखना, कैसे आई वो देखने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसी प्रकार से आइए, √2a इज इक्वल टू 4r होता है, ठीक है। जैसे ये FCC है, ये FCC है, ठीक
ठीक है। एफसीसी के अंदर जो है ये यूनिट सेल है, ये वाली, छोड़ो इसको, है ना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कैसे आया, बस ये याद रखना कि इनकी जो ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन है कि इसके अंदर एफसीसी के अंदर √2 इक्वल टू 4R होता है, √2 इक्वल टू 4R होता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी इसकी अगर निकालने जाएंगे वही है वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपन, क्योंकि एफसीसी के अंदर कितने एटम्स होते हैं, 4 होते हैं ना एफसीसी के अंदर, क्योंकि एड्ज पर सॉरी पेज सेंटर पर होते हैं और साथ में किस में होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं, तो 4 एटम आते जाते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी जो है एफसीसी की 0.74 है, ठीक है, बीसीसी की 0.68 है या फिर 68% है, एफसीसी की 74% है। एससीपी की क्या है, एससीपी का रिलेशन क्या है, उसमें हाइट देखते हैं हम, एससीपी हेक्सागोनल इस प्रकार से बना हुआ था ना वो, और इस प्रकार से, तो इसमें क्या है, हम क्या देखेंगे, हाइट देखेंगे, हाइट क्या है, इज इक्वल टू 4R √2/3, ये हाइट है ना। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने होते हैं, उसमें 6 होते हैं एससीपी के अंदर, ठीक है। उसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी क्या है, एफसीसी की ही इक्वल आती है, 74% जो है पैकिंग एफिशिएंसी आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एड सेंटर नंबर ऑफ आइटम कितने होंगे, एड सेंटर में 4 होंगे, ठीक है। एड सेंटर के अंदर भी नंबर ऑफ आइटम कितने होंगे, 4 होंगे, कैसे, नहीं 4 नहीं होंगे, सॉरी, यहाँ एड सेंटर के अंदर नंबर ऑफ आइटम कितने होंगे, यहाँ 2 होंगे, यहाँ कैसे, आपने देखा था, एक तो एड्ज पर है, नहीं एड सेंटर, ये एंड सेंटर नहीं है, 4 ही होंगे एड सेंटर पर। एंड सेंटर पर जो है वो अलग होते हैं, ठीक है, तो यहाँ 4 होंगे, तो इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी 0.26 या 26%। इम्पोर्टेंट नहीं है ये, नॉट इम्पोर्टेंट, जो याद करने यहाँ तक ही करने हैं, ठीक है। फिर भी एड सेंटर की कितनी होती है, 26% होती है, ठीक है। डेंसिटी एंड रेडियस रेशो देख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होगी, ये डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, सीधी सी बात है, हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो यहाँ अगर देखें हम, तो यहाँ मोलर मास है और जेड नंबर ऑफ एटम है, कितने नंबर ऑफ एटम का मोलर मास है, नीचे अवोगाड्रो नंबर है इनटू एड्ज लेंथ ऑफ, ये ए एड्ज लेंथ है और उसका वॉल्यूम है यूनिट सेल का, ठीक है, और ये नीचे अवोगाड्रो नंबर है। इससे हम ये क्या है, रिलेट किया है, ये रिलेशन है डेंसिटी का, ठीक है। अगर यहाँ जो मोलर मास ग्राम में लेते हैं और एवोगाड्रो नंबर तो यही है, और लेंथ जो है एड्ज की वो सेंटीमीटर में लेते हैं, तो डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आती है। ये जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये कैसे आया, कैसे होता है, वो समझने वाली बात है ही नहीं, समझ के इसको करना भी क्या है कि कैसे आया, क्योंकि ये पूछा ही नहीं जाता ना, ये इसमें ये तो ड्राइव होकर के इस फॉर्मूले से हमें क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें जो है न्यूमेरिकल्स पार्ट ज़्यादा होता है सॉलिड स्टेट में, जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो अभी आ जाएगा, डिफेक्ट वगैरह आते हैं, बस उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, जेड एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, जेड यहाँ नंबर ऑफ एटम्स है, एम क्या मोलर मास ऑफ एटम है, एन ए अपॉन ए क्यूब, ठीक है। ये क्या डेंसिटी है ना, डेंसिटी एंड रेडियस रेशो हो गया, ये डेंसिटी हो गया, है ना। आयनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे NaCl, अब यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। NaCl टाइप्स, यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, ठीक है। NaCl टाइप जो स्ट्रक्चर होती है उन्हें रॉक साल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्लोरीन जो है वह FCC बनाएगा, क्लोरीन क्या है, FCC बनाएगा। क्लोरीन जो एटम है, एटम बड़ा होता है, नेगेटिव जो जिस पर चार्ज होता है, तो क्लोरीन एटम क्या बना रहा है, FCC बना रहा है, और उसके बीच में जो बॉन्ड है और उसके अंदर क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, तो FCC बनाएगा। तो सीधी सी बात है, FCC का कोऑर्डिनेशन सॉरी एटॉमिक नंबर कितना होगा, FCC के अंदर 4 होगा। एटॉमिक नंबर 4 है तो कोऑर्डिनेशन ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड भी कितने होंगे, 4 होंगे। तो यहाँ पर जितने NaCl है उतने ही, जितने Cl है उतने ही Na+ आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ये बात है। तो इसमें क्या है, NaCl टाइप में क्या है, FCC में Cl होगा और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में Na+ होगा। नंबर ऑफ फार्मूला विद इन 1 यूनिट सेल 4 होगा, क्योंकि 4 है इसके अंदर, एटम्स भी 4 हैं और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड भी 4 है। A इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें 4R होगा FCC के अंदर, क्यों, A इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में रेडियस ऑफ सोडियम प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन, ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 2 रूट रेडियस ऑफ सोडियम
प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन। ये क्या है, याद रखना है, ये रिलेशन है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम कितना होगा, सीधी सी बात है 6। क्लोरीन का कितना होगा 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है उसमें, हमने देखा था। ठीक है, CsCl टाइप जो स्ट्रक्चर है उसमें क्लोरीन जो है सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाता है और CS क्या है, क्यूबिक बॉन्ड में जाता है। तो क्लोरीन जो है सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाएगा तो सीधी सी बात है एक ही क्लोरीन आएगा, और CS जो है आयन जो है एक ही CS आयन आएगा क्यूबिक बॉन्ड में। क्यूबिक बॉन्ड ही तो बनता है किसमें, सिंपल जो प्रिमिटिव सेल है, प्रिमिटिव सेल है, मैं यहाँ बना देता हूँ थोड़ा सा दिखाने के। ये प्रिमिटिव सेल है, इसके बीच में जो बॉन्ड है वह क्या, क्यूबिक बॉन्ड है होगा। ठीक है, तो वह एक ही बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो CS जो है सिंपल क्यूबिक बनाएगा तो 1/8 × 8 क्यूबिक में हमने पढ़ा था ना सिंपल क्यूबिक, तो 1 ही आएगा यहाँ। ठीक है, 1 क्लोरीन आयन आएगा और CS क्यूबिक बॉन्ड के अंदर CS प्लस बनाएगा। √3a = क्या होगा, 2 R रेडियस ऑफ सीजियम प्लस और रेडियस ऑफ क्लोरीन प्लस, यानी कि √3a = 4R होता है, तो यहाँ इसकी रेडियस मिला करके हो जाता है। तो √3a = 2 रेडियस ऑफ CS पॉजिटिव और प्लस रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव ही हो जाएगा, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 8 होगा CS का, और उसका एक होता है ZNS टाइप स्ट्रक्चर। ये बस याद रखना है कि ये किस में क्या है, CsCl जो टाइप स्ट्रक्चर है उसमें Cl का क्या है, सिंपल क्यूबिक लैटिस बनता है और CS क्या, क्यूबिक बॉन्ड में जाता है, ये याद रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है दोनों का, और जो क्लोरीन आयन 1 है और Cl आयन भी 1 है। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए यहाँ, 1 उसमें 2 हो गए, ये बात याद रखनी है। ZNS टाइप स्ट्रक्चर जो है इसमें जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं इसको। इसमें H2 नेगेटिव क्या, CCP बनाता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाता है। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगी तो उसके अंदर क्या है, H2 आयन जो है 4 होंगे। ठीक है, और Zn+2 क्या है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड में जाएगा। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड में जाएगा तो टोटल टेट्राहेड्रल बॉन्ड तो कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो अल्टरनेट में जाएगा तो Zn+2 आयन कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, 4 में चला जाएगा क्योंकि 8 है, लेकिन अल्टरनेट में जा रहा है, एक को छोड़कर एक में जा रहा है, तो 4 Zn+ जो है आयन होंगे, Zn2+ आयन होंगे। तो रेडियस क्या है, Zn2+ आयन प्लस रेडियस ऑफ RS2 नेगेटिव की क्या होगी, √3a/4 होगा। सीधी सी बात है, √3a/4 होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ये किस में है, √3a/4, ये CCP में है, और √3a/2 जो है ये इसमें है। ठीक है, किसमें, सिंपल क्यूबिक में, या फिर √3a = 2 × रेडियस ऑफ सीजियम प्लस और रेडियस ऑफ क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर रेडियस ऑफ जिंक Zn+2 और रेडियस ऑफ सल्फर 2 नेगेटिव = √3a/4 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 4 होगा, Zn2+ और S2 नेगेटिव का 4 होगा। फ्लोराइड CaF2 की जो स्ट्रक्चर है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है, जैसे CF2 कैल्शियम C2+ है, CCP के अंदर जाएगा तो Ca+2 आयन कितने होंगे, 4। और फ्लोरीन जो है टेट्राहेड्रल बॉन्ड में जाएगा। टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितने हैं, टोटल 8 है, तो 8 फ्लोरीन होंगे। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है √3a/4 = रेडियस ऑफ कैल्शियम आयन प्लस रेडियस ऑफ फ्लोरीन आयन हो जाएगी। CCP के अंदर जा रहा है, ये CCP के अंदर जा रहा है, और जिंक टाइप भी CCP के अंदर जा रहा है, लेकिन Zn+2 किसके अंदर जा रहा है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड में जा रहा है, लेकिन अल्टरनेट बॉन्ड के अंदर जा रहा है। लेकिन फ्लोराइड जो CaF2 स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो Ca+2 जो है CCP में जाएगा तो 4 आयन होंगे, लेकिन जो फ्लोरीन जो है टेट्राहेड्रल बॉन्ड में जाएगा तो 8 आयन्स होंगे, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca+2 8 होगा, और Cn का कोऑर्डिनेशन नंबर फ्लोरीन का क्या होगा, 4 होगा। ये बात याद रखनी है किसके अंदर, फ्लोराइड स्ट्रक्चर में, CaF2 की स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर हो रही Na2O टाइप। Ca(F2) हो गई, ये तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर हो गई। देखो यहाँ देखा ना हमने, CaF2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर हो गई, ये CCP के अंदर है। एंटी फ्लोराइड जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें O2 नेगेटिव क्या बनाएगा, CCP। उसमें क्या बना रहा था, Ca2+ क्या बना रहा था, CCP बना रहा था। ठीक है, ये रहा Ca+2 CCP बना रहा था। फ्लोरीन जो है
टेट्राहेड्रल बॉन्ड बना रहा था, यहाँ पर क्या है सोडियम जो है टेट्राहेड्रल बॉन्ड बना रहा है। तो O2 नेगेटिव आयन कितने होंगे 4 होंगे, सोडियम आयन कितने होंगे 8 होंगे यहाँ। वहाँ पर क्या है फ्लोराइड के अंदर Ca+2 आयन कितने हो रहे थे 4, फ्लोराइड आयन कितने हो रहे थे 8 हो रहे थे। ठीक है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca+2 का, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 2 नेगेटिव यहाँ 8 है, वह कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca+2 का कितना था 4 था, 8 था, सॉरी 8 ही था। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो CCP बना रहा है उसका 8 होगा, और जो बॉन्ड के अंदर जा रहा है टेट्राहेड्रल बॉन्ड के अंदर जा रहा है उसका क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो यहाँ टेट्राहेड्रल बॉन्ड के अंदर सोडियम गया तो कितने सोडियम आयन होंगे 8 होंगे, क्योंकि 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है √3a/4 = Na+ रेडियस ऑफ O2 नेगेटिव, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर किस में आएगी Na2O में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिफेक्ट इन मेटल। यहाँ से जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ से पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक तो एटॉमिक डिफेक्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है ना ही NCERT में दे रखा है, तो एटॉमिक डिफेक्ट है। एटॉमिक डिफेक्ट में दे रखा है एक पॉइंट डिफेक्ट होता है, एक लाइन डिफेक्ट होता है। तो उसमें भी हमें क्या पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट में क्या, एक तो होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, एक होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, और एक होता है इम्प्योरिटी। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या जो डिफेक्ट होगा लेकिन स्टोइकियोमेट्री जो है वो बनी रहेगी, यानी कि जिस रेशो में है एटम्स जो है उसी रेशो में रहेंगे, स्टोइकियोमेट्री का मतलब है। ठीक है, और यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री जो है बिगड़ जाएगी। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री की जो है वो 4 प्रकार के, वैकेंसी हो जाती है, इंटरस्टिशियल हो जाती है, और शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट। तो यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, स्टोइकियोमेट्री के अंदर ये 2 हमें डिटेल में पढ़ने हैं, लेकिन कौन कौन सी वैकेंसी और इंटरस्टिशियल भी होते हैं स्टोइकियोमेट्री के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं। और नॉन स्टोइकियोमेट्री के अंदर मेटल एक्सेस और मेटल जो है डिफिशियंसी। नेक्स्ट देखते हैं क्या स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में फ्रैंकल डिफेक्ट देखते हैं। वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी होते हैं स्टोइकियोमेट्री में, लेकिन हम क्या देखेंगे पहले फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है। स्मॉलर आयन यूजुअली जो कैटायन, स्मॉलर आयन यूजुअली कैटायन होते हैं, इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट टू एन इंटरस्टिशियल साइट। नॉर्मल साइट से होकर के इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल मतलब बॉर्ड ही बोलते हैं, बर्ड को इंटरस्टिशियल भी बोलते हैं, यानी खाली स्थान में चला जाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट, क्योंकि जो इसमें कैटायन है वह क्या हो गया डिसलोकेट हो गया फ्रॉम इट्स और नॉर्मल साइड से, कहाँ पर चला गया इंटरस्टिशियल साइड में चला गया। इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ये सॉलिड की डेंसिटी चेंज नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एटम्स ना तो जा रहे हैं ना आ रहे हैं, केवल अपनी साइड से डिसलोकेट हो रहा है बस। ठीक है, इट इज सोन बाई आयनिक सब्सटेंस इन विच देयर इज ए लार्ज डिफरेंस साइज ऑफ आयंस। आयंस के बीच में लार्ज डिफरेंस होता है, उनके बीच में होता है, क्योंकि एनायन जब बड़े होंगे तो उनके बीच में जो है बॉन्ड बड़ा होगा, क्योंकि बड़े एनायन होंगे। तो यहाँ पर बड़े एनायन होने के कारण क्या है लार्ज, और छोटे कैटायन होने के कारण इसमें लार्ज डिफरेंस आ जाता है किसमें साइज में। ठीक है, तब ये क्या है फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। एग्जांपल ZnS, AgCl, AgBr और AgI ये है। इसमें क्या होता है जैसे यहाँ A+ पहले यहाँ था, लेकिन ये क्या यहाँ से जाकर के इसके बॉन्ड में चला गया A+, तो इस कारण से अपनी जगह को यहाँ से छोड़ करके यहाँ बॉन्ड के अंदर चला गया, इंटरस्टिशियल साइड के अंदर चला गया। इस कारण से ये क्या फ्रैंकल डिफेक्ट है। ये किस में होता है, ये किस प्रकार के एटम में होता है जिनकी जो साइज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये जो B नेगेटिव हैं बहुत बड़े हैं साइज में, है ना, ये बड़े हैं, और A नेगेटिव जो है A+ जो है छोटा है। ठीक है, लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ आयन, आयन के बीच का जो साइज है उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इसके एग्जांपल है ZnS, जिंक सल्फाइड, AgCl और AgBr, AgI। तो एक मेन तो ये याद रखना है जिंक सल्फाइड, बाकी AgCl, AgBr, AgI। ठीक है, सिल्वर के जो है ब्रोमाइड है फ्लोरीन को छोड़ करके। ठीक है, दूसरा था शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या है, इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन, यहाँ कैटायन क्या मिस हो जाता है, चला जाता है, एंड एनायन आर इक्वल।
ठीक है। डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो शॉर्ट की डिफेक्ट है उसके अंदर जो है डेंसिटी डिक्रीज होगी। सोन बाई आयनिक सब्सटेंस इन विच द कैटाइन्स एंड एनाइन आर ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। यहाँ पर क्या सिमिलर साइज के होते हैं कैटाइन एनाइन। फॉर एग्जांपल NaCl हो गया, KCl, CHCl और AgBr। AgBr जो है एग्जांपल शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों का है AgBr, ठीक है। तो मेनली तो क्या है शॉर्ट की डिफेक्ट में NaCl सिमिलर साइज के हैं, KCl, CHCl ये हैं। जैसे इसमें क्या होगा कि जो कैटाइन है, कोई भी कैटाइन जो है यहाँ से अपनी जगह छोड़ करके बाहर चला जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगी, एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। ये क्या होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, डेंसिटी कम होगी, सीधी सी बात है सब्सटेंस की। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट और देख लेते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, इम्प्योरिटी इफ मोल्टन NaCl containing a little amount of SrCl2 is crystallized, some of the site of Na plus ion are occupied by Sr2 plus. Each Sr2 plus replace 2 Na plus ion. It occupies the site of ion and other site remain vacant. ठीक है। The cation vacancy thus produce are equal in number of Sr plus 2. कैटाइन वैकेंसी कितने होंगी, जितने Sr plus 2 या SrCl2 के जितने भी आयन होंगे उतने ही जो है कैटाइन वैकेंसी होगी। अनदर सिमिलर एग्जांपल इज इन द सॉलिड सॉल्यूशन CdCl2 एंड AgCl। CdCl2 एंड AgCl क्या है, दूसरा एग्जांपल है। एक एग्जांपल क्या है, NaCl और SrCl2, ये इम्प्योरिटी के। सीधी सी बात है, ये जो यहाँ पर Na प्लस था, यहाँ पर भी क्या था, Na प्लस था, लेकिन जैसे ही SrCl2 आया यहाँ पर, इसका रिएक्शन करवाया था ये NaCl क्या मोल्टन है, मोल्टन मतलब पिघला हुआ है, गर्म करके हीट करके NaCl को, उसमें हमने क्या डाला, SrCl2 डाला, तो क्या है यहाँ से 2 Na प्लस चले गए और एक Sr यहाँ पर आ गया। तो एक Sr आ गया तो इसकी जो आयनिक जो बैलेंस है वो तो कंप्लीट हो गई, क्योंकि 2 प्लस चार्ज आ गया, 2 प्लस चार्ज गया यहाँ से, 2 Na गए तो 2 प्लस चार्ज वाला Sr आ गया। तो लेकिन वैकेंसी कितने हो गई, यहाँ एक Na प्लस की यहाँ से वैकेंसी हो गई। ये कैटाइनिक वैकेंसी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये कितनी वैकेंसी होगी, जितने Sr प्लस 2 आएंगे उतनी ही कैटाइनिक वैकेंसी हो जाएंगी। नंबर ऑफ कैटाइनिक वैकेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ Sr2 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये इम्प्योरिटी की बात हो गई। दूसरी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें होता है एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 प्रकार का होता है ये भी, ठीक है। एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, इसमें क्या होता है, एनायन वैकेंट हो जाता है। व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ NaCl आर हीटेड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर, सोडियम वेपर में ये NaCl को हीट किया जाता है, तो सोडियम एटम्स आर डिपोजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल, द Cl ions diffuse to the surface of the crystal and combine with Na atom and give NaCl। सीधी सी बात है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है, जब ये NaCl को इसको हम जब हीट करते हैं किसके प्रेजेंस में, सोडियम वेपर के प्रेजेंस में, तब क्या होता है, ये जो सोडियम है, ये जो इसका जो NaCl का जो क्लोरीन है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करके, क्योंकि ये सोडियम वेपर किस में रहेगा, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव छोड़ेगा, तो ये तो क्लोरीन को ले जाएगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पर चला जाएगा, इस क्लोरीन की जगह पर चला जाएगा, ताकि आयनिक जो बैलेंसी वह बनी रहे, आयनिक बैलेंसी बनी रहे। तो यहाँ क्लोरीन की जगह चला जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन की जगह इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। ये लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर क्या हो गया, एनायन क्या हो गया, कम हो गया, तो इसे एनायनिक डिफिशिएंसी बोलेंगे। लेकिन यहाँ जो कैटायन है वह क्या है, ज़्यादा अमाउंट में है, ज़्यादा मात्रा में कैटायन है, क्योंकि एक एनायन चला गया, तो इसे क्या बोलेंगे, मेटल एक्सेस। मेटल किस में है, यहाँ एक्सेस में, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। और इसमें ये भी पूछा जाता है कि एफ सेंटर किसे बोलते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स आकर बैठता है जिस जगह एनायन की जगह, उसे एफ सेंटर बोलते हैं, ठीक है, एफ सेंटर बोलते हैं। ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, ठीक है। NaCl को मोल्टर स्टेट में सोडियम वेपर के प्रेजेंस में अगर हम लेते हैं किसी कंटेनर के अंदर, तो क्या होता है, क्लोरीन जो है डिफ्यूज हो जाता है, क्लोरीन आयन डिफ्यूज हो जाता है क्रिस्टल की लैटिस की, जो क्रिस्टल लैटिस की सरफेस है उससे, और वह सोडियम के साथ मिलकर के NaCl बना लेता है, और इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम से जो निकला है इस जगह पर आकर बैठ जाता है, और उसे क्या बोलते हैं हम, एफ सेंटर बोलते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट दूसरा क्या, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन,
एट इंटरस्टिशियल साइज। एक तो होता है एनायन वैकेंसी कारण होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा होता है कैटायन का इंटरस्टिशियल साइट में आ जाना। जैसे जिंक ऑक्साइड इज वाइट कलर एट रूम टेम्परेचर, ऑन हीटिंग इट लूजेज ऑक्सीजन एंड टर्न येलो। ZnO जो है ये क्या है, जिंक ऑक्साइड जो है ये वाइट कलर का होता है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन जब इसको हम हीट करते हैं, हीट करेंगे तो इसके अंदर से क्या है, ऑक्सीजन एटम जो है निकल जाएगा और ये किस में बन जाएगा, येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके कारण से क्या है, ये Zn जो है, Zn क्या है अपने इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, उस कारण से इसे क्या है मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देयर आर मैनी सॉलिड विच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इन स्टोइकोमेट्रिक composition and contain less amount of metal as compared to the stoichiometric proportion. जैसे in crystal of FeO some Fe+2 ion cation are missing and the loss of positive charge is made up by the presence of requirement of Fe+3। तो जैसे कि कोई भी है, जैसे ये है, बना लेते हैं, यहाँ Fe+2 है, यहाँ FeO ले लेते हैं ना, यहाँ O है, फिर Fe+2 है, यहाँ O है, यहाँ Fe+2 है, यहाँ O है, यहाँ Fe+2 है, यहाँ O है, यहाँ Fe+2 है, ये O2 नेगेटिव है ना, 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव। अब इसमें क्या है, ये जो अगर हम यहाँ से ये आयरन चला जाए 2+ का, ये चला जाए, ये चले जाए, तीनों आयरन चला जाए तो कितना +6 चार्ज यहाँ से चला जाएगा। लेकिन अगर हम इनके स्थान पर क्या लाकर रख देते हैं, Fe+3 रख देते हैं, तो इसमें क्या है, Fe+3 से जो इसकी जो कैटायन की जो बैलेंसी है वह तो बन जाएगी, 6C कैटायन हो गए, लेकिन यहाँ पर एक वैकेंसी बन गई, उसे क्या बोलेंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या है, इसकी स्टोइकोमेट्रिक तो चेंज हो जाएगी, इसमें एक आयरन जो है, एक आयरन कम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट था। यहाँ तक हमारे डिफेक्ट जो है कंप्लीट हो गए, ठीक है, और यहाँ चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू। चैप्टर को 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार देखेंगे तो अच्छे से और याद हो जाएगा। कोई भी चीज़ एक साथ नहीं आती है, ठीक है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट देख लिया हमने, इम्प्योरिटी डिफेक्ट देख लिया किस में होता है, अगर NaCl में हम SrCl2 लाते हैं या फिर CdCl2 के अंदर AgCl लाते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, ये डिफेक्ट होता है। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट देख लिया, फ्रैंकल डिफेक्ट देख लिया। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है, जो डेंसिटी चेंज नहीं होती है उसे डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलते हैं। वो जो कैटायन है डिसलोकेट होकर के इंटरस्टिशियल वॉइड के अंदर आ जाता है, बस। ये किस में होता है, ZnCl, AgCl, AgBr, AgI। और शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, उसमें क्या है, एक कैटायन जो है मेंटेन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मिसिंग कैटायन एंड एनायन आर इक्वल, डिक्रीज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस शोन बाय सब्सटेंस इन विच the cation or anion of almost similar size, for example NaCl, KCl or CsCl or AgBr। ठीक है, ये हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ये कुछ आयनिक कंपाउंड जो हमने देख लिए थे। थैंक यू वेरी मच।